इंसान को कोई और बर्बाद करे उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। अगर आपने युवल नोआ हरारी की सेपियंस पढ़ी है तो उसका सार यही है कि हमारी बुद्धि तो विकसित हुई है, पर हम एकमात्र ऐसे प्राणी या स्पीशीज है जो खुद को ही बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। और नेचर ने हमें जो दिया है उसकी हमें रत्ती भर भी परवाह नहीं है। इस टीवीसी पॉडकास्ट पर हमारे जो गेस्ट हैं वो कहते हैं कि प्लैनेट अर्थ को सेव मत करो, क्योंकि उसे बचाना मनुष्य के बस की बात ही नहीं है। सेव हमें खुद को करना है। जियोलॉजिस्ट डॉक्टर नितिश प्रियदर्शी आज हमारे साथ इन्हीं अलार्मिंग सिचुएशंस पर बात करने वाले हैं। कैसे हमारे शास्त्रों में प्लैनेट कंजर्वेशन है, साइंस क्या कहता है और हम कैसे इसे अब भी सुधार सकते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवीसी गपशप में, द वायरल कंपनी के इस पॉडकास्ट में। आपके बारे में हम इतना सुनते थे, लेकिन चलिए भगवान की दया से आज पहली बार मिल भी रहे हैं। और मुझे जब पूछा जाता है ना, कि बोला जाता है कि मिरेकल दुनिया में नहीं होती है, तो मैं बोलती हूँ कि एक रॉक जो ब्रह्मांड में ऐसे ही घूम रहा है, सबसे बड़ा मिरेकल तो वही है। बिल्कुल। और आप उस चीज के स्कॉलर हैं, उस चीज के एक्सपर्टीज उसमें रखते हैं, और वो है जियोलॉजी। तो पहले तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आप जियोलॉजी में ही इंटरेस्ट क्यों लिया आपने एज अ करियर। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका जवाब भी उसी तरह का आएगा। जब हम लोग इंटर वगैरह कर गए, मैं जियोलॉजी शब्द नहीं जानता था। जियोलॉजी एक सब्जेक्ट पढ़ाई होती थी उस वक्त, तो हम लोग जाके देखते थे क्या पत्थर पढ़ रहे हो कॉलेज में। लेकिन मुझे पत्थर से बचपन से था, नेचर से, पत्थर से शौक होता था। कई बार से गए बचपन में दशम फॉल, हुंडू फॉल पे, तो एक बार हुआ क्या कि नदी पार करते थे जाड़े में, बहुत सारे पत्थर उठा लेते थे। एक बार तक बहुत अच्छी मूर्ति थी, उठा के हम ले आए तो बस में जैसे ही बैठने गए तो हमारे फादर ने देखा, डांटे कस के, मूर्ति वापस रख के आओ, कि किसी का विसर्जित किया हुआ होगा। लेकिन हमको एक लगा कि बहुत अच्छी चीज़ है, पत्थर की बनी हुई, हम ले आए उठा के। ये मेरा शौक था, लेकिन जियोलॉजी सब वर्ड मैंने एक आता था, उसकी जानकारी नहीं थी। फिर बीएससी में आए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। फिर हुआ कि भाई आप बीएससी कर लिए, अब तो हम पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, एकदम तय हो गया। मैंने दिमाग सोच लिया कि बहुत हो गया, बीएससी कर लिए, काफ़ी हो गया, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ खरीदने लगे, सब करने लगे। नहीं हुआ। यूपीएससी वगैरह भी दिए, नहीं हुआ। तो कह चलो एमएससी कर लेते हैं। तो एमएससी में लोग कहा क्या करोगे, तो पढ़ा के कि भाई तब जियोलॉजी का बहुत स्कोप है उस वक्त, सब जगह ओएनजीसी बात है ये बात है आपको 86 की। अच्छा, 85 86 की बात थी। और सेशन हमारा 86 88 था एमएससी का, लेकिन बाद में वो 91 में रिजल्ट निकला, जो स्थिति जो स्थिति तब की थी और आज भी वही है हाँ। लगभग। तो अब एमएससी में ले लिया एडमिशन। जो हेड वगैरह थे उसने कहा कि भाई आ जाओ, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, नौकरी मिलेगी। फिजिक्स पढ़ के क्या करोगे, ट्यूशन पढ़ाओगे, मास्टरी करोगे। जियोलॉजी में इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से तेल निकालते हैं, ये सब आ जाओ। हम भी बड़ा शौक से घुस गए, एमएससी इंटरेस्ट लगने लगा, फील्ड वर्क वगैरह सब में। एमएससी कर लिया, अब तो नहीं पढ़ेंगे, ये हमने डिसाइड कर लिया। अब सीधे हमको नौकरी खोजना है। भाग में तो कुछ और लिखा था। एक कहावत है ना इंग्लिश में, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। आप चाहते कुछ और है, होता कुछ और है। तो तब तक बहुत लोग आया, तब लोग कहा कि नौकरी खोजो, पीएचडी में इनरोल कर लो। लोग समाज में पूछेंगे ना कि भाई कर क्या रहे हो, तो कहना पीएचडी कर रहे हैं। हमको भी अपील कर गया, पेरेंट्स को भी कर गया, तो हम जियोलॉजी में पीएचडी में इनरोल्ड हो गए। अब पीएचडी जब शुरू हो गया तो शुरू हो गया। अब क्या, पीएचडी का डॉक्टरेट हो गए। उसके बाद फिर पोस्ट डॉक्टरल इसमें आए। फिर एक डीएसटी का प्रोजेक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो अवार्ड मिला हमको, जो हेवी मेटल्स पर काम करने का। बेसिकली हमारा स्पेशलाइजेशन था मेडिकल जियोलॉजी। तो वो करते कराते बहुत जगह से पार करते हुए, प्रेस, मीडिया, न्यूज़ क्लिपिंग्स, इन्वायरमेंट करते करते, बेसिकली हम प्योर जियोलॉजिस्ट हैं। इन्वायरमेंटलिस्ट बनाया मीडिया ने। अच्छा। क्योंकि मेरा जब वर्क हुआ था आर्सेनिक पे, दामोदर नदी वगैरह पे, तो उस वक्त काफ़ी हंगामा हुआ था। जब आर्सेनिक हमने खोला, उसके पहले पश्चिम बंगाल में होता था आर्सेनिक का फाइंडिंग्स। तो उन्होंने कहा कि, तो प्रेस ने कहा कि सर आपका क्या लिखे हैं। तो हम बोले मेरा सब्जेक्ट है जियो केमिस्ट्री। अच्छा। तो बोला सही, तो आम आदमी नहीं समझेगा। तो हमने कहा क्या लिखोगे,
हमने भू रसायन हिंदी में कहते हैं, तो पर्यावरण है ना सर। तो बोले हाँ, तो पर्यावरणविद लिख देते हैं। हम बोले अच्छा लिख दो। बस वो टैग लगा 88 में, वो टैग आज भी लगता चला आया। लेकिन सबको कहते भाई हम प्योर जियोलॉजिस्ट हैं, एनवायरमेंटलिस्ट में भी जियोलॉजिस्ट हैं। एनवायरमेंटलिस्ट अम्ब्रेला टर्म हो सब गया है। हाँ। तो हम उसी में मेरा स्पेशलाइजेशन है। लोग कहता है पानी प्रदूषित है, हम कहते हैं कि पानी को प्रदूषण कहाँ से आया, जियोलॉजिकल कहाँ से आ रहा है, किस मिट्टी से आ रहा है, किस चट्टान से आ रहा है। और आम आदमी कहेगा कि प्रदूषित है, कोई कहेगा किस में ये पानी पाया जा रहा है, बैक्टीरिया, हेवी मेटल्स। हम ये बताएंगे कि हेवी मेटल्स कहाँ से आ रहा है, कोर में जाके। वो जियोलॉजिस्ट का काम है। तो इसलिए करते कराते आज आपके सामने है। तो बहुत अच्छा है कि हमारे सामने है, क्योंकि आपका जो एक्सपर्टीज एरिया है वो हमारा भी बहुत इंटरेस्ट का है, और क्योंकि हम नेचर के बहुत करीब रहते हैं तो उसे जानने की भी इच्छा हमारी बहुत ज़्यादा होती है। तो जियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट जो मेरी एक्सपीरियंस और जो जितना मुझे जानकारी है कि जियोग्राफी जो होता है वो भूगोल होता है, वो पूरे अर्थ का एक स्टडी होता है। जियोलॉजी इज द क्रस्ट ऑफ द अर्थ और कोर ऑफ द अर्थ। और जब मैं आपके ब्लॉग्स पढ़ रही थी थोड़ा क्रम में, जो रिसर्च करने के क्रम में, मुझे बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ वहाँ पे मैंने पढ़ा कि जियोलॉजी का जो व्याख्यान है वो ऋग्वेद में भी मिला जाता है। और जो हम मानते हैं पंचतत्व, तो इट्स अर्थ, एयर, वाटर एंड व्हाट एल्स, द 5 एलिमेंट्स। तो ये आप कैसे लोगों को बताना चाहेंगे कि कैसे हमारे शास्त्रों में भी जियोलॉजी का व्याख्यान है? देखिए, जियोलॉजी वर्ड करके नहीं है, लेकिन सारा चीज प्रकृति पर है। चट्टानों से लेकर मट्टी से लेकर बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं कि जो कि, और यहाँ तक कि पंचतंत्र में भी देखिएगा कि बहुत सारी कहानियां हमारी जंगल से शुरू होती है। एक जंगल में एक गरीब ब्राह्मण रहता था, एक जंगल में एक साधु रहता था, जंगल में राक्षसों का तांडव होता था। सारी कहानी जंगल से शुरू होती है। तो कहीं ना कहीं नेचर आ गया। तो पहले भी यही होता था कि जल को लेकर युद्ध होना, लड़ाई होना, पानी की तलाश करना। तो बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती थी जो पाके में जियोलॉजी वर्ड नहीं था, लेकिन ये शब्द आते थे कि हम कि धरती से रिलेटेड है। आप एग्रीकल्चर करते थे तो मट्टी चाहिए आपको, तो वो मट्टी कहाँ से उपजाऊ मिलेगी, तो कहीं ना कहीं सब रिलेटेड था। हम लोग क्या कि एक जियोलॉजी वर्ड लाके सबको एक जगह संकलित कर दिए। लेकिन पहले भी था हमारे ऋग्वेद से लेकर जितना भी आप पढ़िएगा, आप ऋग्वेद में एक बड़ा चीज अच्छा बताते हैं, नसादीय सूक्त। इसमें पृथ्वी की उत्पत्ति की कहानी है। हाँ, तो उसमें माना गया कि आप ऐसे भी इमेजिन कीजिए, जैसे हम आप अपने सुनने वालों को भी बोलते हैं कि इमेजिन करो आज सब दिख रहा है, जब धरती नहीं थी, सूरज नहीं था, तारे नहीं थे, तब क्या था, क्या रहा होगा? कुछ भी नहीं है। तो नसादीय सूक्त बोलता है कुछ नहीं था, इट वाज अ कंप्लीट डार्क। न सत्य था न सत्य था। इसमें कई बार आप देखोगे महाभारत सीरियल वगैरह में, चाहे पहले भी ये डायलॉग चलता है काल चक्र का, न सत्य था न, हाँ मैं समय हूं, न सत्य था न, जब कुछ भी नहीं था तो मैं था। तो सत्य न सत्य है न असत्य है, कुछ भी नहीं था। भगवान भी नहीं थे, लेकिन क्यों नहीं थे? क्योंकि उस वक्त देवता नहीं थे जो हमको ये बताते कि किसने बनाया। कुछ भी नहीं था। कालांतर में धीरे धीरे सारी ब्रह्मांड की सृष्टि हुई, तो बताते ना सारी। अब हमारा जियोलॉजी क्या कहता है? कुछ भी नहीं था तो क्या था? इट वाज अ कंप्लीट डार्क। वो भी वही बात कर रहा है। लेकिन फिर वो कहता क्या है कि वहां हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस का मौजूदगी थी, जो आपस में टकराते गए, ऊर्जा बनता गया। फिर तारों का सुपरनोवा, बिग बैंग थ्योरी आया। हमारा पहला तारा स्टार बना, फिर कई स्टार्स बने, फिर दूसरे ग्रह आपस में टकराए, जो फिर पृथ्वी का नहीं, मोनोलिस्टिक थ्योरी, ड्यूलिस्टिक थ्योरी, बिग बैंग का थ्योरी आ गया। फिर पहले मोनोलिस्टिक ड्यूलिस्टिक थ्योरी चला, द्वैतवाद का भी थ्योरी आया। तो उसमें था कि भाई दो प्लैनेट टकराए तो सबका निर्माण हुआ। फिर कहा कि नहीं, एक प्लैनेट स्वतः ही विस्फोट किया, इतनी एनर्जी हो गई कि ये सारे प्लैनेट्स हमारे बने। जो हमारा 9 ग्रह, जो आप देखते हैं, एक ग्रह तो बेचारा बाहर हो गया है, प्लूटो। तो क्या वो एक बाहर हो गया, तो वो अपनी जगह पे है। तो अपनी जगह में हम लोग के क्या फर्क पड़ा? हम लोग की क्या औकात? ये सब तो हम लोग माने अपने हिसाब से ब्रह्मांड को कंट्रोल करना चाहते हैं। ये आदमी की सबसे बड़ी बेवकूफी है। नेचर भी हंसता होगा, क्योंकि एक छोटा सा बाढ़ कितने लोगों को बहा ले जाता है, उसको तो कंट्रोल कर नहीं पाते हैं। हम इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं। तो इसीलिए अब पहले जमाने में तो बहुत कुछ था कि गुरुत्वाकर्षण वगैरह सब आ गया था। अगर आप देखिएगा आर्यभट्ट से लेकर, और एक जगह है पटना के पास जो उन्हीं के नाम पर बसा हुआ जगह है, वैज्ञानिक थे जिनके शून्य की खोज वगैरह सब की थी, और स्पेस का भी। तो
सारे वैज्ञानिक थे उस वक्त। सेब का नीचे गिरना जो न्यूटन बाद में लाया, उसका पहले ही हो गया था कि गुरुत्वाकर्षण है, धरती के पास कोई चुंबकीय अवस्था है, क्योंकि चुंबकीय इज हिंदी वर्ड, संस्कृत से निकला हुआ। तो ये शब्द आया कहाँ से सब? तो सब कुछ था, इस पर रिसर्च कभी हुआ नहीं, क्योंकि बहुत सारे न्यू एजुकेशन पॉलिसीज, अलग अलग एजुकेशन पॉलिसीज को, इस सबको धीरे धीरे हटा दिया गया था। अब धीरे धीरे उभर के आ रहा है, लोग को जागरूकता हो रही है। और जैसे ये आपका पॉडकास्ट है, वेबसाइट्स है, रील्स में बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियां आ रही हैं, तो जिसके लोग अब समझ रहे हैं कि जिस पृथ्वी पर आप रह रहे हैं, ये पृथ्वी कब बनी, कैसे बनी, कितनी साल पुरानी है, और हम लोग का रोल क्या है पृथ्वी पर, हम लोग की भूमिका क्या है पृथ्वी पर। ये अब कुछ लोग अब समझना हल्के हल्के तरीके से सीखना शुरू किए हैं। जल का जहां तक हम लोग आजकल कहते हैं ना कि जल, बार बार लोग कहता है सेव द प्लैनेट अर्थ, बोलता है डायलॉग में, आप देखिएगा। हम सबको एक ही बात बोलते हैं, ये डायलॉग ही गलत है। सेव द प्लैनेट नहीं होना चाहिए, सेव योर सेल्फ। धरती तो 5 महाविनाश कर चुकी है, धरती का हम क्या बिगाड़ लिए? 4.5 बिलियन ईयर से धरती यही है, हम क्या बिगाड़ लिए? हम वाइप आउट होते हैं, हम होंगे। 5 महाविनाश कर चुकी है। सबसे बड़ा महाविनाश हुआ था पर्मियन एज में, जब कोयला हमने बताया आपको, उसमें 98% जीव गायब हो गए। अच्छा। वो महाविनाश था, मास एक्सटिंक्शन का जो कहते हैं ना, डाइंग एरा, सब मरते चले गए। तो धरती हटाती है, उसको नया जीव लाना है, और वो नेचुरल प्रोसेस होता है। नेचुरल प्रोसेस होता है, वो तो हटाएगी ही। तो हम भी हटेंगे, अब एकदम हटेंगे। और बहुत लोग कहता है ना कि, ऐसे भी आपको बता दें, बहुत लोग कहते हैं ना, जिस हमसे बातचीत होती है, कहते हैं मेरे पास 4 एकड़ जमीन है, मेरा ये जमीन है, मेरा 4 एकड़ में, 4 एकड़ मेरी जमीन है। हम बोले आपकी जमीन कैसे है? भाई कागज है, खतियानी, सब दिखाने लगते हैं। जी बोले जी नहीं, जमीन भी आपको हटाएगी, क्योंकि ये जमीन धरती का है, आपको रहने का जगह दी है, इसमें कीड़े मकोड़े भी रहते हैं, पेड़ पौधे भी रहते हैं, तो आपकी कैसे हो गई? कलगत ये भी आपको हटाएगी। इसलिए यह मत कहिए कि मेरी है, ये घमंड मत लाइए। और आज भी, पहले में होता था, आप देखी होंगी, पूजा पाठ जब भी होता है, भूमि पूजन, तो उसमें धरती से परमिशन लिया जाता है कि हम भूमि पूजन का वही कॉन्सेप्ट है कि हम आपके ऊपर बनाएंगे, क्योंकि धरती को हम लोग शुरू से लाइव मानते हैं। भाई खाना देती है खाने को जी, जिसके चलते आज हमारा सारा जो बड़ी बड़ी बात हम यहाँ बैठ के करते हैं, जब तक पेट नहीं भरा रहेगा, भूखे रहेंगे, तो हम कोई ज्ञान नहीं आएगा। खाली पेट भजन भी नहीं होता है। तो धरती दे रही है ना, सारा कुछ धरती दे रही है। आपकी गाड़ी चल रही है, बिजली चल रहा है, सब तो प्रोडक्ट धरती से आ रहा है, और हम उसी को भूल जाते हैं। तो आपने ये जो कहा कि धरती, ऑफ कोर्स सब कुछ धरती से आती है, और आपने ये भी कहा है कहीं भी कि धरती बहुत फ्रेंडली है। हम फ्रेंड नहीं बन पा रहे क्या धरती के? हम दुश्मन बने बैठे हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, हमने बार बार मैं कहता हूं ना कि सही में वी आर एलियंस, धरती के हम लोग नहीं है। क्योंकि आप देखिएगा, छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं कि जब मैं फोटोग्राफी करने जाता हूँ जाड़े ओड़े में, जब माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत आते हैं जी, पतरातू डैम, लतरातू डैम, सब में जब घूमता हूँ, देखता हूँ कि वो माइग्रेटरी बर्ड्स बैठे हुए हैं, बगल में कुत्ता भी है, गाय भी है, सब आपस में मिलजुल के, कोई दिक्कत नहीं है। एक मनुष्य वहां पहुंचता है, सब उड़ जाते हैं। तो उनको अपने से कोई बैर नहीं है, उनको हमसे डर है। तो एलियन कौन हुआ? धरती के लिए हम लोग हुए, क्योंकि आप मार रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, सब कर रहे हैं, आप नदी सुखा रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ा कंसेप्ट होता है कि पृथ्वी, जैसा आपने कहा कि फ्रेंडली, नेचुरली वी आर नॉट फ्रेंडली। हम लोग फ्रेंडली नहीं हैं, हम लोग धरती को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अपने हिसाब से। रांची में हमने देखा, जो बड़े बड़े आजकल मॉल्स बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, अर्बनाइजेशन पे भी आप आ रहे हैं। हाँ, तो आप रांची का सॉइल बहुत पतला है। अच्छा। मुश्किल से 10 फीट 20 फीट, मैक्सिमम 30 फीट, उससे ज़्यादा सॉइल का थिकनेस नहीं है। और यहाँ का सॉइल यहीं के चट्टानों से बना है, कहीं बाहर से भी नहीं आता है। तो आप एक बार जब 1 फीट चाहे कुछ सेंटीमीटर का सॉइल जब हटाते हैं, उसको बनने में फिर आपको कई 100 साल लगेंगे। कई 100 साल? हाँ, तुरंत नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ के चट्टानों से अपरदित होकर बना है। तो जब भी आप मट्टी हटाते हैं, दिमाग में हमेशा रखिए कि मट्टी फिर अभी नहीं बनेगी, आपके 2 3 4 पीढ़ी के बाद वो मट्टी दिखेगा। तो इसलिए हम लोग वी आर नॉट फ्रेंडली, धरती के साथ नहीं है। पहले थे हम लोग बहुत फ्रेंडली, पृथ्वी की पूजा करते थे, सब करते थे। और सबसे आश्चर्य का बात है, हम लोग बहुत लोग कुंडली पे विश्वास करते हैं, 9 ग्रह पे, लेकिन पृथ्वी का कहीं जिक्र नहीं है। नहीं है। हाँ, उन नवग्रहों में। हाँ, क्यों नहीं है भाई? क्योंकि सब तो वही कर रही है,
और हम लोग को क्या होता है ना, जैसे हमने कई बार कहा कि हम लोग जैसे गंगा नदी को माँ बोल दिए, पृथ्वी को भी माँ बोलते हैं। हमने कहा माँ मत बोलो, इसलिए पोल्यूट कर रहे हैं, क्योंकि माँ शब्द माँ ऐसा के साथ तो कुछ भी कह कुछ हो सकता है। ग्रांटेड है ना। हाँ, कुछ भी कचरा करो, माँ के पास आके बोल दो, चाहे कर दो। हाँ। नदी को नदी रहने दो। तो ये हम एक सोशल मीडिया में बड़ा एक अच्छा वो देखते हैं मीम कि जो देश माँ कहती है नदी को, वो ये हालत करती है, और लंदन इंग्लैंड में जो माँ नहीं कहती वो नदी को नदी रखा है, रिवर थेम्स। हाँ एग्जैक्टली, पोल्यूशन फ्री हो गया। हाँ। और वहाँ की जो थी, जो टूरिज्म मिनिस्टर थी, वो उस वक्त जब रिवर थेम्स को कहा गया कि अब ये नहीं पोल्यूट नहीं है, तो उन्होंने वहाँ स्नान किया नदी में उतर के, कि अब नदी पोल्यूटेड है, मैंने सॉरी पोल्यूशन अब खत्म हो गया। हाँ। यहाँ हम लोग माँ बोल के सारा कचरा उसमें। और आप ऐसे भी देखिएगा कि जितने भी आप हम लोग का पूजा पाठ देखिएगा, जिसमें विसर्जन होता है, बारिश से शुरू होता है, जाड़े तक चलता है, हाँ। बसंत पंचमी तक, क्योंकि नदी में पानी रहती है। उसके बाद कोई विसर्जन का नहीं आता है, बड़े विसर्जन का, छोटे मोटे तो होते रहते हैं, लेकिन नदियों में जब तक पानी है, विसर्जन का आपका चलता है। तो पहले जमाने के लोग तो इस चीज को जानते थे कि भाई पानी में डालेंगे बाकी चला जाएगा। पहले तक केमिकल्स यूज नहीं होता था, मट्टी होता था, नदी में घुल गई। लकड़ी भी उस तरह के, पहले मूर्ति बनने का तरीका अलग था, आज अब अलग हो गया। अब सिंथेटिक हो रहा है, साड़ी भी सिंथेटिक, पेंट हम लोग कल इस्तेमाल करते हैं। पहले आज होली के रंग में हम लोग केमिकल्स यूज करते थे, पहले पलाश के फूल से हम लोग का रंग बनता था। तो हम ही लोग दूर होते जा रहे हैं। और आपने ये भी कहा है कि जो जैसे मुझे भी लगता है बहुत पर्सनली कि एनवायरनमेंट इज अ वेरी इंडियन कॉन्सेप्ट। तो जैसे हमारे माइथोलॉजी में, हमारे जो पूरे शास्त्र में पेड़ पौधों का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। बिल्कुल। तो सर ऐसा क्यों होता है कि इस देश में ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है और वो नहीं समझ पाते? आइडियली हमें ही समझना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में हम पूजा भी वही कर रहे हैं, वट सावित्री में जाके पीपल के पेड़ में ही कर ले, लेकिन फिर पेड़ भी हम ही काट रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण जो दिख रहा है ना, कि आबादी का बढ़ना, सबको जगह चाहिए, और उसमें पेड़ कुछ बोल नहीं पाता है। तो ये भी एक फिलॉसफी है, जो नहीं बोल पाता उसको पहले हार्म करो, जो विद्रोह करेगा उसको हम लोग हार्म नहीं करते हैं। पेड़ भी कुछ नहीं बोलता है, वो शहीद हो जाता है हम लोग के लिए, कि भाई इनको जगह मिलेगा, मनुष्य रहेगा। सबसे बड़ा एम्बिशन कि भाई हमको 10 एकड़ जमीन चाहिए, 4 एकड़, तो क्या पेड़ हटा दो। ये भी है, बहुत बड़ा चीज हो रहा है। लेकिन ये लोग नहीं समझ रहे हैं कि जब पेड़ रहेगा ही नहीं तो ऑक्सीजन कौन देगा। क्योंकि मैं जब कोविड में था, हॉस्पिटलाइज काफ़ी दिनों तक आईसीयू में, तो मैं ये सोचता था कि जिस ऑक्सीजन के बिना लोग मर रहे हैं, सिलेंडर नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन का सिलेंडर इतना कॉस्टली, वो ऑक्सीजन आता कहाँ से? सैचुरेटेड ऑक्सीजन नेचर से आता है। कल के नहीं रहेगा तब जंगल कौन देगा ऑक्सीजन हमको? इसलिए हम लोग, और जंगल का सबसे बड़ी परिभाषा क्या है ना, जंगल को सिर्फ जंगल ना समझे हम लोग। आप देखिएगा, हम लोग देश नहीं शुरू किए हैं, लेकिन जापान वगैरह में जाइएगा, और हमने अभी हाल में कुछ एनजीओ के माध्यम से रांची में भी, चाहे मोतिहारी वगैरह में भी हमने चलाया है बच्चों के लिए जंगल वॉक। तो आप जंगल जाते हो ना, तो आपकी 2-3 बीमारियां तो ऐसी दूर हो जाएंगी। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस। जंगल आप बैठो जाके देखिए, आप उतना देर बैठिएगा, आप मोबाइल भी नहीं छुइएगा, तो आपको आश्चर्य होगा बाद में, अरे तो मोबाइल छुए नहीं, उसका हड़बड़ा के आप खोल के देखिएगा। तो जंगल एक बहुत बड़ा चीज है, और जंगल एक ऐसा जगह है, जब हम कोविड से उठे, हमारे कुछ लोगों ने कहा जंगल चलने के लिए, तो जंगल एक ऐसी जगह है कि जहां जाने के लिए आपको उसकी परमिशन की जरूरत नहीं है। जंगल पूरा खुले बाहों से आपका स्वागत करता है। शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध हवा, जंगल की वो आवाज, वो म्यूजिक, पानी के चलने का कलकल, कहाँ से आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी होगा? नेचर के साथ रहो और नेचर को रेस्पेक्ट करो, तभी करना है, नहीं तो पृथ्वी आपको हटाएगी। पृथ्वी के बायलॉज को नहीं मानिएगा, जो पृथ्वी ने कानून बनाया है। और बड़ा इंटरेस्टिंग आपको चीज बताते हैं, जब पृथ्वी बनी, सारे जीव जंतु आ गए, सब आ गए धरती पर, मनुष्य नहीं आया था। सबसे पहले आप देखिएगा, जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में भी, और हमारे जो इसका जो अवतार का जो कंसेप्ट है, दोनों सिमिलर है। वहां भी पहले जल का है, साइंस में भी पहले पानी आया, तब मछली, रेप्टाइल्स, आपका सब आते हैं, लास्ट में आता है नरसिंह अवतार से लेकर होमोसैपियंस, आधुनिक मानव। हमारा साइंस भी वही कहता है, सबसे पहले पानी, उसके बाद आपका रेप्टाइल्स वगैरह है, कछुआ जो भी आया था, धीरे धीरे करते करते वो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होते हुए यहाँ तक आया। बहुत कुछ सिमिलैरिटी है। और ये भी आपको बताते हैं, जो धरती का आयु 4.5 है, हम लोग सिर्फ ब्रह्मा की आयु से गिनते हैं। साइंस भी माना है कि जो ब्रह्मा की आयु से तुलना की गई है, बहुत कुछ मिलता है आधुनिक साइंस से। तो उसमें जब पृथ्वी बनी, सारे जीव जंतु आ गए,
तो पृथ्वी ने एक ग्रुप बनाया, जो आजकल नहीं चला है ग्रुप बनाना, व्हाट्सएप ग्रुप, ये सब पृथ्वी ने भी एक ग्रुप बनाया, सबको जगह दिया कि भाई रहो तुम भी इस ग्रुप में। मनुष्य आया बाद में, तो पृथ्वी को लगा कि भाई मनुष्य क्यों छूटे, उसको भी बना दो। और जैसे आजकल का नियम है ना कि सबको ही एडमिन बन जाता है, बना दिया जाता है डर के मारे कि मैंने किसी को बुरा ना लगे, चाहे हम तो डूबेंगे सनम, सबको ले डूबेंगे। क्योंकि पहले एक एडमिन होता था, कुछ गलत किया ना कि एडमिन पर पुलिस कार्रवाई करती थी। अभी सब चारों रहो, सबको ही रहो, चलेंगे तो साथ ही चलेंगे। तो पृथ्वी ने भी क्या सबको एडमिन बना दिया, मनुष्य को भी लास्ट में एडमिन बना दिया। अब मनुष्य क्या करने लगी, एडमिन बन के धरती हटाओ, जंगल हटाओ, पानी हटाओ, आपका मट्टी हटाओ, अब तो जीव भी हटाओ। हाँ, सब शुरू हो गया, जीव जंतु सब हटाओ। तो अब क्या हो गया, तो आप तो ग्रुप में सबको हटाते जा रहे हैं। तो आजकल उस ग्रुप में लोग हटाते तो कितनी लड़ाई होती है कि तुम हमको क्यों हटाए, क्या है हटाए, ईगो पे लग जाता, ईगो लगता। अब तो पृथ्वी क्या ईगो लेगी, जब पृथ्वी ईगो पे आएगी ना, जो अभी तांडव अभी आप देख रही हैं पृथ्वी पर जो हो रहा है, पूरे विश्व में पानी का तांडव, जंगल की आग, महामारी, क्या है ये ट्रेलर है। हम लोग कहते हैं नेचर आपको मिस कॉल दे रही है, आप नहीं समझ पा रहे हैं और अभी भी नहीं समझ रहे हैं। तो ये समय जो है आपके आने वाले समय का, जो हमने कहा कि पृथ्वी 5 महाविनाश की है, 5 मास एक्सटेंशन, हम 6ठे महाविनाश में आ चुके हैं, इसकी शुरुआत हो चुकी है और इस बार हमारी बारी है खत्म होने की। ये लोगों को समझना होगा और डरना भी होगा, नहीं डरेंगे तो नहीं होगा। तो जैसे हम कह रहे हैं कि इंसान, जैसे अब इकोलॉजिकल बैलेंस का एक पार्ट है होमो सेपियंस, बट हम अपने आप को मानने लगे हैं इट्स अ ट्रायंगल और हम सबसे ऊपर है, यही हमारी गलती है। तो ये बहुत लोगों को मैं भी समझा नहीं पाती हूँ कि यू आर अ पार्ट ऑफ द एग्जिस्टेंस, यू आर नॉट द एग्जिस्टेंस इन इटसेल्फ। तो ये लोग क्यों नहीं समझ रहे, कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म इसका है कि मेरे को प्रॉफिट चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है जितना पढ़ती हूँ मैं देखती हूँ, इट्स द जो खेल है पैसा और पावर का है, और वो जो सत्ता पाने की और मुझे सब कुछ रूल करना, पॉलिटिशियंस बोलिए, कैपिटलिस्ट बोलिए कि मुझे कंट्रोल चाहिए पूरे दुनिया का। तो आप देखें बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स भी वही करते हैं, जितना लैंड एक्विजिशन हो गया, चाहे कुछ भी कर दे उसमें, फैक्ट्रीज खोल दे, तो उनको कंट्रोल के लिए। लेकिन जब कुछ रहेगी नहीं तो इनको इतनी सिंपल सी बात क्यों नहीं समझ में आती है? समझ में आएगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका रहेगा। दूसरा क्या है कि आप जितने बड़े बड़े कॉर्पोरेट वर्ल्ड को देखिए, चाहे इवन बड़े बड़े देशों को देखिए, जो लैंड के लिए लड़ाई शुरू से होती रही है, आज भी हो रहा है। और अभी जितना आप पॉलिटिकल पावर देख रहे हैं, अमेरिका वर्सेस इंडिया, इंडिया चला गया, फिर चाइना के साथ, रूस के साथ, जो चाइना उस पर हमला किया था, बहुत सारा चल रहा है प्रॉब्लम। ये सारा खेल सत्य का खेल है। दूसरा क्या है कि आज भी लोग पैसा को सबसे टॉप मानते हैं। हमने कहा, कई बार कहते हैं कि पैसा से आप खुशी खरीद सकते हैं, लेकिन खुश नहीं रह सकते। आप एक BMW ले लिए, वही BMW 6 महीना के बाद आपको लगेगा ये बेकार ले लिए, वो गाड़ी अच्छी थी। हाँ, ठीक है, फिर आप वो गाड़ी ले लिए, ये गाड़ी गई, फिर 1 साल के बाद लगे ना ये गाड़ी ठीक नहीं है, वो गाड़ी। तो आप खुशी तो ले रहे हैं लेकिन खुश नहीं है। ह्यूमन वांट्स नेवर एंड, वो नहीं होगा, आप हमेशा चलते हैं। तो आप, हमने वही कहा ना कि आप खुशी तो आप खरीद लेते, खुश नहीं रह सकते हैं। खुश रहने के लिए आपको भीतर से जो नेचर के साथ होना चाहिए। देखिए, आपको मेन चीज है भोजन अच्छा, स्वास्थ्य होना चाहिए, अच्छा भोजन अच्छा मिलना चाहिए, तो आप बहुत खुश हैं। ये सब पैसा से लोग जो कैपिटलिस्ट में जो भी है क्या खरीद रहे हैं, बीमारी। पहला बात, आप जाते हैं कहीं भी हॉस्पिटल में, किसी में जाते हैं, आज नेचर से दूर होने के कारण क्या हो रहा है कि आज हर घर में आपके सैलरी का 20% जो हिस्सा है वो दवाई में खर्चा हो रहा है। हर घर में, माँ बाप का हो, बाल बच्चों का, किसी का भी होगा, आप खर्चा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप पैसे को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, वो पैसा जिसको नेचर ने नहीं बनाया है। नेचर तो हमको सब फ्री दिया, खाने पीने, जमीन, पानी वगैरह सब फ्री दिया, हम उसको मार्केटिंग कर रहे हैं। तो हम लोग कहते हैं ना कि जैसे बिल्ली दूध पीती है ना, आंख बंद कर लेती है, उसको लगता है कोई नहीं देख रहा है। तो हम सोच रहे हैं कि कोई नहीं देख रहा है, नेचर सब देख रहा है। और नेचर जो देख रहा है वो धीरे धीरे अपना असर दिखाना शुरू करेगा। वो अचानक वाइप आउट नहीं करेगा, वो वार्निंग देगा, क्योंकि वो मनुष्य नहीं है कि तुरंत आपको वार्न कर देगा। वो पहले आपको बताएगा। जैसे महाभारत में भी श्री कृष्ण ने कहा था कि जो आपके अंदर है वही बाहर है। ये नेचर दिखता है, लोग नहीं समझ पाते कि जो घटनाएं आपके शरीर के अंदर हो रही है वो ब्रह्मांड में भी हो रही है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग हम लोग बताते हैं बहुत सिंपल लैंग्वेज है, तो सबको जानता है, ग्रीन हाउस गैस ब्ला ब्ला, वो अलग चीज है।
लेकिन हम एक ही चीज बताते हैं, ग्लोबल वार्मिंग जैसे आपके शरीर में बैक्टीरिया इंटर किया तो आपका शरीर गर्म होता है उसको मारने के लिए, कभी ठंडा देता है, खूब कस के शिवरिंग होता है, खूब स्वेटिंग होता है। तो पृथ्वी में तो वही हो रहा है, खूब गर्मी, खूब ठंडा, खूब बारिश। यहाँ बैक्टीरिया कौन है? हम लोग जो धरती को तंग कर रहे हैं। तो धरती हमको हटाने के लिए सब कर रही है। उसको भी फीवर आ रहा है, उसको भी ठंड लगेगा, खूब ठंड होगा, खूब लोग बोलेगा। सिंपल से ग्लोबल वार्मिंग जो आपके शरीर में होता है ना, वही पृथ्वी पे होता कहीं ना कहीं बोला जाता है ना कि ब्रह्मांड में जो हमारे सेल्स हैं, तो ये जो गैलेक्सीज है ना, वो सेम स्ट्रक्चर फिर सेल्स में भी दिखता है, तो कहीं बहुत ना चीज वी आर है। कनेक्टेड। बिल्कुल, अगर आप डीएनए का आपका रीड किया जाए ना, आपके बॉडी का डीएनए में जैसे मान्यता है, इस पर तो हम कई बार देखे, जो पढ़े वो बता रहे हैं आपको कि आपका एक डीएनए का रीड किया जाए तो करीबन A4 साइज का 10,000 पेज का वॉल्यूम निकलेगा। ओके केवल एक, क्योंकि आपके कई पीढ़ियों का कई चीजों को वो डिकोड करेगा। ओके तो आप हम अपने ब्रेन को नहीं समझ पा रहे हैं, शरीर को नहीं समझ पा रहे हैं, और हम चले हैं ब्रह्मांड को समझने और पूरा धरती को रूल करने। इससे बढ़िया, इससे बड़ा मजा क्या होगा? पहले आप अपने को समझ लो, दूसरे को समझना बहुत आसान है। आप अपने को समझ लो, मैं कौन हूं उसको जान लो, ब्रह्मांड तो अपने मदद करेगा कि आप कौन है। पहले आप संदेश तो भेजो यूनिवर्स को, जो आप संदेश भेजेंगे यूनिवर्स उसको कैच भी करता है और वो वापस भेजता है, भेजेगा ही आपको। कई बार ऐसा होता है कि मैंने हमने कई बार देखा है, नथिंग टू डेट विद साइंस, लेकिन ये हम लोग देखते हैं कि आप किसी को, अगर आप किसी पुराने मित्र को आप खोज रहे हैं तो आप संदेश एक भेजते हैं यूनिवर्स को। वो मित्र आपको नहीं दिखा है बहुत सालों से, अचानक कुछ दिन के बाद आपको एक दूसरा मित्र मिलेगा, कह गया तो उस आदमी से मिले थे, तुम्हारी चर्चा कर रहा था, बस उसी समय खटाखट फोन नंबर एक्सचेंज होता है और आप उससे कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं तो विज्ञान से पहले ज्ञान आया है, तो नॉलेज पहले आया। खाली फर्क इतना होता था कि हम लोग नॉलेज को नहीं समझ पाते थे, कि आज समझते हैं कि जो बिजली चमक रही है उसका कारण साइंटिफिक भी है। पहले हम लोग सोचते थे कि इंद्र का वज्र है, गुस्सा के फेंक रहे। तो बहुत चीज हम लोग पहले नहीं समझ पाए, इसलिए कहानियां बनी भी है कि अब समझने के लिए आसान हो जाए। आसान लोगों को समझाइए आप, क्योंकि हम लोग चीज को कॉम्प्लिकेट करते हैं। आप ये मानते हैं कि इंसान कॉम्प्लिकेट करते हैं? हम बहुत करते हैं कॉम्प्लिकेट। मेक इट सिंपल, लाइफ को, चीजों को समझने के लिए सिंपल कीजिए। नहीं तो जो स्थिति आ रही है हमारी ना, जो हम इतना कॉम्प्लिकेट करते जा रहे हैं। नेचर बहुत सिंपल वे में काम बहुत सिंपल वे में काम करता है। हमने कहा कई बार, कहता है स्टूडेंट, कई बार लोगों से भी कहा, कभी सुना है कि आज सूर्य देवता नहीं निकलेंगे? उनका टाइम फिक्स, उसी समय निकलेंगे। अगर ये न्यूज आ जाए, क्या सूर्य देवता कहे कि आज हमारा बुकिंग कहीं और है, उस प्लेनेट में हमको ज्यादा रोशनी देना है, क्या होगा धरती का हाल? सिर्फ 4 घंटा लेट कर दें सूर्य देवता, धरती खत्म होने लगेगी। एक सूर्य ग्रहण जब लगता है पूर्ण कुछ मिनट के लिए, तो धरती पूरी ठंडी, वो एरिया पूरी ठंडी हो जाती है। तो आप सूरज नहीं निकलेगा, हवा नहीं चलेगी, तो कैसे आप सोच सकते हैं? नेचर में धरती अपने एक्सिस पर रोटेशन जो कर रहा है वो बंद कर दे, धरती थक गई, आज नहीं चलेगा, थोड़ा हम भी रेस्ट लेंगे। तो एक तरफ पूरा ही धूप लगा हुआ है, एक तरफ पूरा ड्राफ्ट, क्या होगा धरती का नियम? तो सृष्टि में हर कुछ डिसिप्लिन्ड है एंड सिंपल है। हम लोग के साथ नहीं है। हम लोग में, और आपको बड़ा एक अच्छा किस्सा बता रहे हैं जो बनारस में मेरे साथ घटा। हम बनारस अक्सर जाते हैं, तो बैठते तो हमारे एक बड़े भाई साहब भी, तो वो भी बैठे हुए थे, एक औघड़ बैठा हुआ था साथ में, दशाश्वमेध घाट में। तो बातचीत होने लगी, तो बनारसी में बोले कि बाबा तनी जरा इनके बारे में जरा बतावा, बनारसी टोन में, मैंने इनके बारे में जरा बताइए। तो बाबा हमको पहले देखे, कुछ नहीं बोले, बोले कि चाय पिलाओ, एक अच्छी चाय वहां बनती है, उसको पीजिएगा तो फिर नशा उसका होने लगता है, चाय के कुछ डाला जाता है उसमें। तो फिर लाके उनको चाय पिलाए, पिए हुए चाय पी लिए, फिर चुप। तो हमारे भाई साहब फिर टोके कि बाबा आप तो चुप हैं, आप इनके बारे में कुछ बताइए। ऐसे हमको देखे, मुस्कुराए, फिर बोलते क्या है, बनारसी बोला, हम हिंदी बोल रहे हैं, कि बच्चा तुम पैदा हुए हो कलयुग में और दिमाग रखते हो सतयुग का, ऐसे नहीं चलेगा। बोले कि अगर तुम कलयुग में सतयुग की बात करोगे तो पहले तुमको तुम्हारे घर वाले ही तुमको पागल डिक्लेयर करेंगे। तो समय के साथ चलो, किसी को हार्म मत करो, कष्ट मत दो, लेकिन समय के साथ चलो, जो कलयुग का नियम उसको फॉलो करो। तो बोले तो बाबा तो बड़ा कष्ट है उसमें, छल कपट माया ये सब करने से। तो बोला थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा अगर इस समाज के साथ चलना है तो, क्योंकि लोग उसी को पसंद करते हैं।
बहुत सच बोलने वाले को, चाहे स्ट्रिक्ट वाले, डिसिप्लिन वाले को लोग दूर भागते हैं। तो वो बताना शुरू किया। तब हमने पूछा कि मकान सब बनारस का काफ़ी पुराना पुराना 100-150 साल पहले है। तो हमने कहा कि भूकंप जब आएगा बाबा, वहाँ कुछ और लोग आकर तब तक बैठ गए तो मजलिस लग गया। अच्छा। तो वहाँ शास्त्रार्थ भी होने लगा, क्योंकि बनारस इसके लिए बड़ा प्रसिद्ध है। तो हम लोग भी शास्त्रार्थ में शामिल थे। वो लोग सोचा कि साइंटिस्ट हैं तो और भी डिस्कशन अच्छा शुरू हो गया। तो हमने कहा कि अगर भूकंप आया बाबा, उन लोग सभी तो ये सब गिर जाएगा। जानते हैं लोग क्या बोलते हैं? जाए द मतलब जाने दो, ये सब तुम्हारे यहाँ ही आएगा। काशी में आज तक भूकंप नहीं आया है। ये बाबा के त्रिशूल पे है। वहाँ 3 पहाड़ी है, बनारस जिस पर बसा हुआ है 3 पहाड़ी है, उसी पर ये यहाँ भूकंप नहीं आएगा। आएगा तो बगल से चला जाएगा। ये भोलेनाथ का जगह है। अब उसका क्या साइंटिफिक कारण हम नहीं जानते हैं। और वाराणसी नाम भी एक ज्योग्राफिकल है। वरुणा और 80 2 नदियों के बीच के पोर्शन को वाराणसी कहते हैं। तो वहां पे तो ज्योग्राफी है। आप वहां छोड़े, रांची में कई जगह का नाम है जो जियोलॉजिकल है। जैसे आप अगर जाइए लालगुटवा, गुटवा गोटा मतलब मट्टी, लाल मट्टी, लाल गुटवा है। उसी तरीके का बहुत सारा क्षेत्र रांची में है जो नेचर से है। करम टोली, करम का पेड़ सब काफी रहा होगा, ठीक है। तो बहुत सारा लोकल नेम भी चलता है यहाँ पर। आप देखिएगा जो उस वक्त के जियोलॉजिकल में आपका चलता है। और आपको एक चीज बता दें कि झारखंड में विश्व में माना जाता है कि सबसे पहले लोहा गलाने की विधि रांची में थी। अच्छा। गुमला। अच्छा। जो यहाँ के लोग मट्टी को गला के लोहा को, लाल मट्टी को हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट यही कहते हैं। तो जो गुरगुट वगैरह को गला के लोग लोहा बनाते थे और वहां से अस्त्र बनाते थे गुमला में। असुर। अच्छा। असुर ट्राइब जिसका इस्तेमाल आपके अशोक ने जब हमला किया था कलिंग में, यहाँ के अस्त्रों का इस्तेमाल हुआ। जैसे मान्यता है जी। उसी तरह आपका जितने अशोक के स्तंभ आपको दिखते हैं जो जंग नहीं लगता, लो माना जाता था कि असुर के द्वारा बनाए हुए लोहा से बनता है। और उस वक्त भी अगर आप देखिएगा मुंडा लोग की कहानी में अग्नि वर्षा का जिक्र आता है। हाँ। तो हमने कई लोगों से पूछा, तो महाविनाश में जैसे आप देखिएगा पहले जल को माना गया, चाहे वो बाइबल में लिखा हो, वहां पे नोहास फ्लड, मनु का बाढ़, हम लोग में तो बाढ़ आया ना। तो कहीं ना कहीं उसका एविडेंस अब साइंस भी मानता कि बाढ़ आया था इतना एरा में जो पूरे धरती को ढका था। तो वहां भी माना गया। तो हमने पूछा कि बाकी सब जगह महाविनाश का जिक्र आता है, बाढ़, ये मुंडा लोग में अग्नि वर्षा का जिक्र क्यों होता है? तो जो कहानी हमने पढ़ा आपको जानकर आश्चर्य होगा, उस वक्त डिपार्टमेंट के लोग अलर्ट थे। असुर लोहा गला रहे थे, मुंडा लोग ने कंप्लेन किया कि आपके लोहा गलाने से हमारे जंगल जल रहे हैं, नदियां सूख रही हैं, गर्मी बढ़ रहा है, अब बंद कीजिए। तो उन्होंने अपने सिंहबोंगा राजा से भी किया, युद्ध भी हुआ। तो ये कंसेप्ट था। तो अग्नि वर्षा के आसमान से अग्नि बरस रहा है, या वो पहला ग्लोबल वार्मिंग था। और उसमें आप गुमला में आप जाकर देखिएगा कि स्कूल में उस ग्लोबल वार्मिंग का, उस अग्नि वर्षा का बाकायदे पिक्चर के रूप में दिखाया गया दीवारों पे कि एक महिला एक बच्चे को लेकर भाग रही है और ऊपर से आग बरस रहा है। अच्छा। गुमला में। तो ये इन चीजों पर अगर जानकारी हो, लोग शोध करें, जानने की कोशिश करें, तो नेचर आज ही का नहीं, हम लोग जब से आए हैं धरती पर तब से हम लोग पहले नेचर के पुजारी थे। हाँ। हम लोग में हवन होता था, मूर्ति की नहीं होती थी पूजा, हवन की होती थी। तो हवन से क्या कहता है? हवा का शुद्धिकरण। आज भी जो साइंटिफिक प्रूफ माना गया है, जिस कमरे में हवन होता है उस हवन में होने का 1 महीने तक उसमें कोई बैक्टीरिया डेवलप नहीं करता है। शुद्ध हवा। हम लोग हवन करते थे, वायु की पूजा करते थे, पहाड़ों की पूजा करते थे, आज भी करते हैं। ट्राइबल्स में यहाँ पहाड़ों की पूजा होती है, पेड़ों की पूजा होती है, नदियों की पूजा तो हम सब कोई करता है, आरती वगैरह सब करते हैं, लेकिन उस नदी को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, नदी को पोल्यूट कर देते हैं। तो ये डुअल कैरेक्टर नहीं चलेगा। डुअल कैरेक्टर ये है सर, मुझे जो लगता है, एक होता है ब्रांडिंग के लिए कि हमारा माइथोलॉजी, हमारा शास्त्र है, लेकिन प्रैक्टिस में हम कितना कर रहे हैं वो ज्यादा मैटर करता है। बिल्कुल। तो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है, आपने बनारस की बात की, मैं बहुत कनेक्ट करती हूँ उस एनर्जी से, महादेव से। तो जियोलॉजिकली अभी बहुत सारे टूरिज्म प्लेसेस में कॉरिडोर्स बन रहे हैं, उसे बहुत रेनोवेट किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि जियोलॉजिकली अगर किसी का एनर्जी चेंज कर दे तो उसमें कुछ फर्क पड़ता है? देखिए क्या होता है ना कि जियोलॉजिकल में एक कंसेप्ट आया है जियो टूरिज्म। तो उसमें क्या होता है कि आपको जो उसमें कुछ चेंज नहीं करना है,
आप उसी को डेवलप कीजिए, क्योंकि आप देखिए धरती को अगर आप बहुत चीज़ों में चेंज कीजिएगा तो नेचुरली थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है, लेकिन धरती इतनी विशाल है कि वो फर्क उसके लिए शून्य के बराबर है। तो आप जैसे जियो टूरिज्म है, तो हम लोग कहते हैं कि जियो टूरिज्म को डेवलप कीजिए, बहुत सारे देश इसमें कमाई कर रहे हैं। जैसे आप दसम फॉल्स जाते हैं घूमने, तो आपके सिर्फ एक फॉल्स है, लेकिन आप अगर लोगों को बताइए कि फॉल्स कब बना, कैसे बना, कितना करोड़ साल पुराना है, तो लोगों को और आकर्षण होगा। गुफा आप जाते हैं देखने, गुफा कैसे बना, जैसे रांची में हजारीबाग में गुफा है जिसको कहते हैं बरसों पानी, हम वहां भी गए हैं। एक और गुफा है वहां पर हजारीबाग में इसको के पास, उस गुफा में भी हम भीतर घुसे। मैंने उसमें इतनी बड़ी गुफा थी कि लगा जैसे छोटा मोटा बैंक्वेट हॉल है। अच्छा। हाँ, जिससे 400-500 लोग आराम से बैठ सकते हैं। तो सर आप मैं वाइजैक गई हूँ, वाइजैक में भी एक ऐसी गुफा है जहाँ मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन इट्स अ ह्यूज मेरा अंदर तक मुझे लगता है 2-3 किलोमीटर चल लेते होंगे हम लोग, 1 किलोमीटर तो पक्का। वाह। तो अब पता नहीं आप गए हैं कि नहीं वहाँ पे, वाइजैक नहीं गए। बट इट्स ह्यूज, यू शुड गो देयर। बुर्रा केव्स, राइट, बुर्रा केव्स, हाँ, एंड इट इज अमेजिंग, हाँ। मतलब आप चलते हैं, वो लोग वॉकिंग करते हैं वहाँ पे, इट्स टू डीप इनसाइड। तो वो बैंक्वेट हॉल से भी बड़ा है, हाँ, मतलब तो काफी छोटा मोटा शहर है, विशाल हो गया। लेकिन आप हजारीबाग जाओ, बरसों पानी भी देखो, लगातार पानी टिपता है, लेकिन उसका साइंटिफिक कारण है क्यों बार बार पानी रिसता रहता है, वो भी हमको पता है। लेकिन गुफा भी जब हम गए वहां पर, जो पुराने केव्स वगैरह जो पेंटिंग है, रॉक पेंटिंग्स इसको में, उसमें कई इंडिकेशन है पानी का, समुद्र का, जो यहाँ था पहले। रांची में पहले यहाँ समुद्र था, सारा इंडिकेशन आपने भी लिखा बीच पहली यहीं पे थी। हाँ, सबसे पहला सुनामी भी झारखंड में आया, विश्व का सबसे पहला लैंड, की बात है, ये करोड़ों साल पहले की बात है। सबसे पहला लैंड भी निकला सिंहभूम में। तो यह समुद्र का अवशेष है जिसका कि हम लोग एविडेंस देखते हैं। जियोलॉजी कहते हैं कि अगर हम आपको बताना शुरू करें तो नहीं लगता है कि पॉडकास्ट कम पड़ जाएगा क्योंकि इतना चीज है पृथ्वी को, धरती को, प्रकृति को समझने का, आपको उससे जोड़ने का, कि देखिए कितना बढ़िया पृथ्वी ने किया है हमारे साथ। पेड़ ने MOU साइन किया कि भाई तुम हमको CO2 दो, हम तुमको ऑक्सीजन देंगे, तुम्हारा जहरीला गैस को हम लेंगे, हम उसके एवज में तुमको अमृत गैस देंगे। और ये विन विन सिचुएशन था, लेकिन लोग नहीं समझ रहे। वो हमको अमृत दे रहा है जहर लेके। हम भोलेनाथ का याद करते हैं, शिव का करते हैं कि भाई उन्होंने भी जहर को पिया, लेकिन पेड़ तो हमारा रोज हमारा जहर ले रहा है। आप देख रहे हैं रोज उसे, देख रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, आपको समझना होगा। देख आपको कुछ नहीं, हम लोग तो अंधे हैं, धृतराष्ट्र बने हुए हैं, देखते हुए भी नहीं देखना चाह रहे हैं। तो वही पेड़ जो आपको आपसे CO2 जहरीला गैस ले रहा है और आपको अमृत दे रहा है, इससे बड़ा क्या, उससे बड़ा साधु कौन होगा? आपसे कोई उम्मीद नहीं कर रहा हो। और आज भी हम जंगल जाते हैं तो लोगों को दिखाते हैं, बच्चों को, कि देखो यहाँ पोल्यूशन कैसे नहीं है। तो वह चट्टानों पे हमको मिलता है जो कई एविडेंसेस जो दिखाता है कि वहाँ एयर पोल्यूशन नहीं है, लाइसेंस दिखता है। आपने कहीं लिखा था ट्री प्लांटेशन का उल्लेख जो है वराह पुराण में मिलता है। हाँ, बहुत नहीं, ट्री प्लांटेशन आप ऋग्वेद में पढ़िए, बहुत चीज में पढ़िए। प्लांटेशन जैसे आज हम लोग करते हैं ना, वैसे नहीं होता था पहले। कैसे होता? वो पहले पेड़ों के करने के पहले वहाँ विधि विधान से पूजा होती थी। अच्छा। मैंने कोई ऐसा नहीं कि पेड़ लगाए, मट्टी डाले, चल दिए, और फिर सेल्फी लेके फोटो खिंचवा के डाल दिया, फिर पता चला 2-3 दिन के बाद वो पेड़ गायब। पेड़ की स्थापना पूजा होती थी। अच्छा। बकायदे पूजा होती थी पेड़ की स्थापना के बाद। वो आधा 1 घंटा का प्रोग्राम होता था एक पेड़ का। यहाँ तो मास ट्री प्लांटेशन हो रहा है। मास ट्री कोई सक्सेसफुल नहीं होगा। आप जंगल हटाते जा रहे हैं, आप पेड़ लगाना तो उसी हिसाब से लगाइए ना, कि पेड़ को पनपने में 100 साल लगा, और आप उसको 5 मिनट में हटा रहे हैं। अब दूसरा पेड़ लगा रहे हैं, आप रोप दिए, चल दिए, दिखाने के लिए कोरम पूरा कर दिए। ऐसा नहीं होता है। देखिए, आप नेचर को नहीं कीजिएगा तो आप अपने अंत का तैयार रहिए। और ये शुरुआत हो चुकी है, लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं। तो मुझे ये पूछना था कि जियोलॉजी में, मतलब एनवायरनमेंट हम देख रहे हैं बहुत बर्बाद हो रहा है, फ्लैश फ्लड जा रहा है, क्रस्ट में क्या असर पड़ता है? क्या, क्योंकि हम देख नहीं पाते उसे, तो इनफैक्ट अर्थ के क्रस्ट पे और रॉक्स पे क्या असर पड़ता है? देखिए, अगर आप देखिएगा, जैसे मान लीजिए हम चलिए मकान बना रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, ब्लास्टिंग करते हैं, तो ब्लास्टिंग से जो टॉप सरफेस होता है उसमें रॉक्स सब क्रैक करता है, डिसलोकेशंस होता है, जो माइल्ड ट्रेमर्स आते हैं। तो कई जगह आप देखिएगा, झरिया वगैरह से लेकर जितना भी आप सुनिएगा कि लैंडस्लाइड हो गया, भूधसान हो गया, लैंड सब्सिडेंस हो गया, मकान अंदर चला गया, गोह बन गया, गुफा बन गया, लोग गायब हो गए। तो नेचुरली के क्रस्ट को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक, आइसोस्टेस बैलेंस जो है धरती का, आप डिस्टर्ब, पहाड़ हटा रहे हैं, तो वहां के धरती के बैलेंस को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। जो ऊर्जा है वो आप कर रहे हैं, आप चट्टानी पहाड़ी हटा दे रहे हैं, तोड़ तोड़ के, क्रशर्स लगा के, विकास के नाम पर। तो आपको पानी कहाँ से मिलेगा? अब कभी आप घाटी जाइए, देखिए जो नदियों में पानी आता कहाँ से आता है? उन्हीं सब पहाड़ों से आता है। रांची में जितने पठारी आप देखिएगा, पानी सब नीचे से आता है, चाहे स्वर्णरेखा हो, दामोदर हो,
जो भी नदी हो, हरमू हो, जुमार हो, पुटपुटो हो, घाघरा हो, सबका उद्गम जाके देखिए, सब धरती के नीचे से आ रहा है। आप वहाँ कंस्ट्रक्शन करते चले जाइएगा तो पानी फिर मिलेगा कहाँ से। और ये भी आपको जियोलॉजिकल बता दें कि जो होता है ना आजकल, हमसे पूछता है कि भाई इतना कचरा कहाँ से नदी में आ गया, मतलब बाढ़ आ गई जैसे कलकत्ता में आया, सब जगह बहुत, जब पानी चला गया, जब पानी रिसीड कर गया रिमेन्स जो है तो बहुत कचरा। तो हमने कहा कि जो दिए हो देगा ही नदी। समुद्र को जो चीज फेंकिए वो नहीं रखती है, तब फिर तो नेचर कचरा नहीं रखेगा। ये हम लोग देते हैं और हम ही लोग रखते हैं, नेचर तो हटा देता है, सफाई करता है वो। तो बारिश होती है, पृथ्वी अपने को सफाई कर रही है, प्योर कर रही है, जैसे हम स्नान करते हैं, धरती कर रही है। आपको फ्रेश वाटर कहाँ से मिलेगा? आपने गर्मी में तो अत्यधिक दोहन किया, मट्टी सूख गई, सब हो गया, हम लोग त्राहिमाम शुरू किए। वो नेचर सुखाती है मट्टी को, कि जब हम फ्रेश पानी देंगे तो मट्टी उस पानी को एब्जॉर्व कर ले। जैसे घरों में हम लोग बर्तन धोते हैं ना हर 2 दिन के बाद, तो पृथ्वी भी धो रही है, वो पानी ला के देगी आपको। कितना खूबसूरत ये सिस्टम है, थोड़ा सिस्टम आपको समझना होगा। हाँ। और आपने माइनिंग की भी बात कही, झारखंड में हम लोग बैठे हैं तो माइनिंग की बात होनी ही चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि बहुत माइंडलेस माइनिंग हो रहा है, पॉलिसीज में कहीं अंतर? रेकलेस माइनिंग हो रहा है। अच्छा। और हाँ, माइनिंग का एक तरीका होना चाहिए। माइनिंग में अगर आप माइनिंग कर रहे हैं, जो एरिया माइनिंग का खत्म हो गया उसको आप वापस उसी सिस्टम में भर दीजिए जिस सिस्टम में आपने हटाया था, मट्टी को लेकर सब चीज में। तो बहुत जगह काम नहीं हो रहा उस तरह का जो होना चाहिए। आप माइनिंग करते जा रहे हैं लेकिन आप सिर्फ कमर्शियल यूज के लिए माइनिंग कर रहे हैं। वो जो वहां जो नेचर को बचाना है, नेचर को प्रोटेक्शन देना, उस पर तो आपका ध्यान ही नहीं है। तो हम तो ये, क्योंकि देखिए हम तब तक जो है एक्टिव नहीं होते जब तक दूसरे साइड से रिएक्शन नहीं आता है। अभी नहीं आ रहा है। इवन घर में भी आप देखिएगा कि माँ उसी बच्चे को खाना खिलाती है जो बच्चा रोता है, चाहे गुस्सा दिखाता है। नेचर अभी चुपचाप हम लोग का कांड देख रहा है। तो आप माइनिंग कीजिए, ठीक, अभी जरूरत भी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोग बहुत बड़ा बात की है, बड़ा बात करते हैं हम लोग। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आम आदमी से पूछिए, रिक्शा वाला से पूछिए, चाहे किसी पूछिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या जानेगा? कुछ नहीं। बहुत साल तो हम ही नहीं जानते थे। हम जाते थे एनजीओ में, हमने वाक्य दिया भाई आप लोग का लैंग्वेज हमको नहीं समझ में आता है। हम लोग एक चीज जानते हैं कि मेक इट सिंपल। तो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो बोला कि नहीं, मैंने आप डेवलप भी कीजिए लेकिन नेचर को साथ लेके चलिए, सब चीज। हम बोले ठीक है, लेकिन बोले ऐसा पॉसिबल है नहीं। मुझे तो लगता है विकास का कॉन्सेप्ट ही गलत है। विकास का कॉन्सेप्ट में जो सवाल जहां तक आता है कि विकास कीजिएगा, थोड़ा सा तो विनाश होगा साथ में, इसको आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप घर बना रहे हैं तो जाने अनजाने बहुत चीज का विनाश कर रहे हैं, लेकिन मजबूरी है। अगर हम ये बात कहीं और कहेंगे तो कहेंगे पागल है भाई, घर नहीं बनाएंगे तो कहाँ रहेंगे। तो जरूरी भी है आज के समय, उसको हम नजरअंदाज नहीं। डेवलपमेंट जरूरी है क्योंकि जो जिस लाइफ स्टाइल में हम आ चुके हैं ना, उसमें पीछे जाना बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है। लेकिन आप लोग जाने लगे हैं, अब सिंपल लिविंग पे भी आ रहे हैं कि गांव में जाके रहेंगे यहाँ। लेकिन अब क्या दिक्कत है कि आप अपने शहर तो शहर, अब गांव को बर्बाद कीजिएगा। तो अब सवाल उठता है कि वो अगर आप करना शुरू फिर कीजिएगा तो रिप्लेनिश हो जाएगा, दिक्कत फिर होगी, क्योंकि आप तो फिर वहां भी जा रहे हैं। तो आप बोल रहे हैं कि हम लोग गांव बर्बाद कर रहे हैं फिर से। मुझे तो लगता है दूसरे प्लेनेट को भी बर्बादी की फेर में है हम लोग, क्योंकि कहीं चांद में जाना है, कहीं मंगल ग्रह में कोई जा रहा है, तो फिर लाइफ हम दूसरे जगह भी खोज रहे हैं। तो मैं बोलती हूँ एक को बर्बाद कर रहे हो, दूसरे की खोज में। इसीलिए कर रहे हैं कि दूसरा खोज लो, क्योंकि तो बर्बाद करेंगे फिर कहाँ मिलेगा ग्रह। तो पहले से ग्रह खोज के रखो। जो प्लानिंग होता है ना, जैसे हम लोग के बाल बच्चे बड़े होने लगते हैं, भैया इन भी कहाँ रहेंगे, इनके लिए प्रॉपर्टी बनाओ, जमीन खोजो, करते हैं जो सक्षम है। वही हम लोग फिर वही कर रहे हैं। तो हम एक ही चीज जानते हैं, वेट फॉर द टाइम, समय आएगा सब बता के जाएगा। तो माइनिंग जो आपने बोला, इसका वर्स्ट केस क्या हो सकता है? When nature will give it back? देखिए माइनिंग में क्या होता है कि वर्स्ट केस क्या होता है, जो अभी देखने को मिलता है कि आप बहुत बड़े एरिया को बर्बाद कर दिए, एग्रीकल्चरल लैंड को। ठीक है, माइंस भी जरूरी है, हटा दिए, जंगल हटा दिए, बहुत सारे जीव जंतु भी वहां से हट गए, और चीज को आप बुरी तरह बर्बाद कर दिया। तो होगा क्या कि वो जगह फिर बंजर हो जाएगा। अगर आप उसको डेवलप नहीं कीजिएगा तो धीरे धीरे जैसे चूहा बिल बनाता है ना, उसी तरह हम लोग बनाते जा रहे हैं। तो अब क्या होगा, धीरे धीरे वो गुफा, वो माइनिंग एरिया, इस सब को हम लोग डिस्ट्रॉय अगर करते जाएंगे तो क्या होगा, अंत में वो सब जगह खत्म होता चला जाएगा। हम खोखला कर रहे हैं, खोखला कर लेंगे अगर आप उसको वापस उसको रिकवर नहीं किए तो। मैंने तरीके हैं वापस। हाँ एकदम तो बिल्कुल कैसे करेंगे? देखिए जैसे हम लोग माइनिंग करते समय क्या करते हैं, पहले टॉप सॉइल हटाते हैं, नीचे का चट्टान हटाते हैं, जब तक ये मान लीजिए कोयला नहीं मिला, चाहे बॉक्साइट जो भी कर रहे हैं, तो हम लोग करते हैं
अब मान लीजिए आपने कोयला सब निकाल लिया, हम्म, तो आपने जो ओवर बर्डन हम्म, आपने किनारे रखा है ना, हम्म, आप उसी सीक्वेंस से उसको वापस डालिए। हम्म, जो अच्छा, सबसे नीचे था वो नीचे जाएगा, ओ, और सबसे जो लास्ट में होगा वो सॉइल रहेगा। अच्छा, सॉइल को जब वापस डालिएगा तो कवर हो जाएगा। अच्छा, हर मैंने जो चीज आपको चाहिए वो निकाल के फिर आपको उसको वापस रिपेयर कीजिए, कर दीजिए। ओके, वापस कीजिए, ओके, तो आपका वो एरिया बच जाएगा। अच्छा, और ये पॉसिबल है? पॉसिबल है, क्या नहीं है पॉसिबल, लेकिन बिल्कुल मुझे है। लगता है लोग नहीं करते, उसका एक बड़ा कारण है जब कि कोयला मिल गया, कॉस्ट। हाँ कोयला हाँ, कोयला मिल गया, अब छोड़ा हटा उसमें कहाँ कॉस्ट लगाएंगे। तो हम्म, सारा चीज कैपिटलिज्म है, पैसा है, सब कुछ खेला वही है। हम्म, और हमने जैसे भी कहा कि आप माने मनी से आप बहुत कुछ कर ले रहे हैं, मनी से आप दवाई खरीद सकते हैं, स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते। हम्म, हेल्दी आप नहीं हो सकते मनी से, हम्म, क्योंकि लास्ट में क्या होता है, मजाक चलता है ना कि हम इतना गाड़ी चले डॉक्टर का, अंत में फिर वापस साइकिल चला रहे हैं हाँ, हाँ, हेल्थ के लिए। हाँ, आ तो गए वापस, हाँ, वापस पैदल चल रहे पैदल हैं, चल रहे हैं, तो हाँ, फिर डर के मारे हम्म, तो हमने तो क्या, फुल साइकिल में ही जाते फिर हैं। वो वापस आ गए, इतना करोड़ कमा के आप पैदल चल रहे हैं। हम्म, तो हाँ, शरीर पैसा नहीं देखता है। हम्म, आप पैसे से हमने क्या कहा कि आप खुशी खरीद लिए, खुश नहीं रह खुश नहीं पाइएगा। है। झारखंड इतना स्पेशल क्यों है आप, क्योंकि आप कण कण जानते हैं झारखंड का, जैसे हमने कहा कि लैंड मास भी बहुत पहले यहाँ पे पहला था, रिसर्च में बीचेस थे। झारखंड का जो स्पेशलिटी है वो क्या है? देखिए, झारखंड अपने में काफी रहस्यमय जगह है, हम्म, और जियोलॉजिकली देखा जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग जगह है। यहाँ धरती के ओरिजिन से लेके जब बना था लेकर अभी तक के बहुत सारे एविडेंस यहाँ छुपे हुए हैं। तो इसलिए झारखंड को हम लोग मानते हैं कि अगल बगल का भी स्टेट्स, ऐसा नहीं केवल झारखंड है, बंगाल मैंने इस उड़ीसा बेल्ट की बात बेल्ट कर की रहे हैं, बात कर, हाँ। लेकिन झारखंड स्पेशली लेकर चल रहे हैं कि झारखंड का एक एनर्जी ही अलग है। अगर आप कहीं भी घुमाइए, अगर आप झारखंड के हैं, जब आप लौट के आते हैं अपने झारखंड में, चाहे जंगलों में घूमते हैं, तो आपको लगता है कि अपना ही जगह है, वापस आ गए। तो झारखंड के बारे में जैसे हमने रॉक्स के बारे में बताया, काफी पुराने हैं सब, प्री कैम्ब्रियन एज, अच्छा, आर्कियन एज, सिंहभूम वगैरह का, जब धरती जब बन रही होगी तब का उस सब का है, समय का एविडेंस सब दिख रहा है आपको। सबसे पुराना भूगर्भीय हलचल का एविडेंस यहाँ दिख रहा है। प्राचीन जो हमने कहा लैंड का निकलना, तो सब रिसर्च आ रहा है, क्योंकि जब 2003 या 4 में आया था सुनामी, और 2004 में दिसंबर में लगभग आया था, और उसके बाद ठीक 2 साल के बाद एक रिसर्च आता है पोलैंड से कि सब विश्व का सबसे पहला सुनामी झारखंड में था। तो समुद्र था यहाँ, जहाँ आयरन ओर बना है, सारंडा। अच्छा, आयरन ओर वही बनता है उथला समुद्र में, तो वहाँ आया सुनामी। तो सब एविडेंस दिखता है, पानी के फ्लो का एविडेंस यहाँ के रॉक पेंटिंग्स में दिख रहा है। तो झारखंड के रॉक पेंटिंग्स में आप देखिएगा, ईसा पूर्व के 10,000 साल पहले, अच्छा, तब दैट ओल्ड, उस हिसाब से ओल्डर सिविलाइजेशन का पता चल सकता है। जैसे राढ़ सभ्यता जो इस्कॉन में, इसको केव में देखा गया, अच्छा, तो वो भी 10,000 साल ईसा पूर्व। तो इतना जहां एविडेंस है झारखंड में, पत्थर से लेके आदमी से लेके सब कुछ है, तो भाई अजूबा तो है ही। और बहुत सारे मिस्ट्रीज भी रहे हैं, पर हमें तो तेमारा घाटी के ही मिस्ट्री मिलते हैं, तो उस पर आप क्या कहना कि चाहेंगे? नॉट ओनली तेमारा घाटी, जो हाल में हुआ, हमने वीडियो भी डाला था हजारीबाग का, जो रेलवे ट्रैक सट जाता था, जो नया रेलवे ट्रैक रांची टू तो कुछ हजारीबाग। ऐसे हमें बताइए क्या क्या होता है मिस्ट्री झारखंड में। देखिए, और तेमारा घाटी की आप कुछ कहानी बता रहे थे, वो भी हम सुनना चाहेंगे। तेमारा घाटी कहानी हुई थी मेरे साथ नहीं, और लोगों के साथ हुई, और मेरे साथ हुई नहीं। हम तो चाहते कि मेरे साथ हो, लेकिन पता नहीं क्या तेमारा घाटी मेरे साथ भी नहीं होती, मैं भी चाहती हूँ हो, लेकिन होता नहीं हुआ नहीं। तो बहुत सारी कहानी हमने सुना था कि बहुत सारे ये भी थे जो बताया कि उन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस भी लिया तेमाड़ा घाटी में एक्सीडेंट के बाद, खासकर जहाँ वो मंदिर बना हुआ है। और बहुत सारी कहानियां थी उधर से। आप अभी भी आइएगा, टाटा से रांची चढ़िएगा तो लगा जैसे ट्रक को कोई पीछे खींच रहा है, गाड़ी आपका कोई पीछे खींच रहा है, आप चढ़ नहीं पा रहे हैं। जबकि उससे ज्यादा तीखा घाटी आपका रांची रामगढ़ का था, लेकिन गाड़ी आराम चढ़ जाती है ऊपर, लेकिन वहां दिक्कत होता है, अभी भी क्रॉल करता है। बहुत लोग कहा कि चढ़ान के चलते होता है, हमने चढ़ान चलते तो होगा ही, लेकिन सब जगह होना चाहिए ना, वहां नहीं हो रहा है। तो बहुत सा कारण, हमने मैग्नेट चुंबक वगैरह भी लेके हम गए देखने के लिए, लेकिन हमेशा ऐसा होता ना कि हम पार कर जाते उस एरिया, तब याद आता अरे करना था काम। तो तेमाड़ा घाटी में बहुत सारे लोग कहा कि हम लोग की जो मोबाइल फोन का जो है वो टाइम चेंज हो जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या हो गई ना, जैसे मान लीजिए कि आप 2019 में घटना हो रही है, आपको कोई 2019 में फोन किया और आपका मोबाइल दिखा रहा है 2024 टाइमिंग, तो 2024 तक जो आदमी आपको फोन किया था ना, वो 2024 तक उसका नाम सबसे ऊपर रहेगा कॉलर में। अच्छा, ये हो रहा है। ओके। उस वक्त कोई आपको फोन कर दिया
तो उसका हमेशा ऊपर रहेगा। और भी फोन आएगा, लेकिन उसका नाम सबसे ऊपर रहेगा मोबाइल में। अच्छा। हाँ। तो ये क्या हुआ। क्या जियोलॉजिकली क्या कारण है? एज अ देखिए- साइंटिस्ट आप क्या सोचते देखिए हैं? साइंटिस्ट में वहाँ कुछ हो सकता है कि रॉक्स वगैरह में कुछ मैग्नेटिक एक इफेक्ट बन रहा हो, क्योंकि वहाँ के कुछ रॉक्स ऐसे हैं जो हमने देखा था कि जो मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हैं बहुत तेजी से। अच्छा। तो हो सकता है कुछ वो कारण हो उस पॉकेट में, जहाँ हमने बात में कर रहा हूँ, उस पॉकेट में हो वो कोई एक लड़कियों का, जहाँ बहुत सा हुआ कि लड़कियों के जो स्कूल में टीचर्स लोग जो कैलेंडर रोज बनाती है, अटेंडेंस नहीं बना पा रही थी मोबाइल से। अच्छा। टाइम जोन का चेंज हो रहा था, इसलिए लोग को मैनुअल बनाना पड़ रहा था। आज जब लोग प्रेस वाले लोग बार बार पहुंचने लगे तो इंस्ट्रक्शन आ गया कि आप लोग को अब कुछ नहीं बोलना है। तो नेचुरली गवर्नमेंट का चीज है तो नहीं बोलने। बहुत लोग कहा कि टावर वगैरह गड़बड़ी है। बोले टावर की गड़बड़ी होगी तो रांची ही क्यों, बहुत जगह वहां भी गड़बड़ी हो सकती है। तो वो रहस्य आज भी बना रहा। और फिर हमने हुआ कि भाई उस पर काम, वो चट्टान वगैरह कलेक्ट किया। कई बार मैं खुद गया, और ऐसा भी हुआ कि मैं जब भी वहाँ गया तो मेरे साथ के लोग थे, तो देखे कि पूरा रास्ता लोग रील बना रहे हैं, चाहे घड़ी देख रहे हैं ऐसे। तो लोग कहा कि नीतीश जी आप सबको पगलवा दिए। एक बात, क्योंकि फाइंडिंग हम नहीं फेसबुक में डाला, और ऐसा हुआ कि वो मेरा फेसबुक का शेयरिंग करीबन 300-400 हो गया। अच्छा। वो डालने के बाद फिर प्रेस हमारे घर आने लगे, सब पूछने लगे। हमने रिसर्च शुरू किया, तो लास्ट में एक जो हमने बताता हूँ कि भाई जब जी का वैल्यू निकालने गए फिजिक्स में, क्योंकि हम तो साइंटिफिक वे में सोच रहे थे, बाकी पैरानॉर्मल क्या है वो तो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, वो अलग विद्या है। तो हमने कहा कि उसमें भी देखते हैं। तो गांव वालों ने या कुछ हमारे मित्रों ने मना किया कि नेचर बहुत कुछ छुपा रहा है, इसको रहने दीजिए, आप मत कीजिए। तो फिर हमको भी लगा कि जो प्रकृति छुपा रही है उसको ऐसे ही छोड़ दो। तो क्या एक साइंटिस्ट ऐसा सोच सकता है कि अगर, क्योंकि साइंस का बेसिक होता है कि आप हाँ बिल्कुल उसे बिल्कुल खोजिए, सही बात, लेकिन हमको वहां के लोगों का सेंटिमेंट्स भी देखना है। अच्छा। सेंटिमेंट्स भी देखना है कि भाई वहां के लोग नहीं चाह रहे हैं, आप उसके बाद भी कीजिएगा तो फिर तो दिक्कत है ना। नहीं, मुझे लगता है आप नेचर का भी सोचते हैं कि नेचर अगर कुछ चीज छुपा रहा, बिल्कुल बिल्कुल नेचर छुपा रहा तो हम क्यों उसको तंग करें। प्रकृति जैसे हजारीबाग का रेलवे ट्रैक क्या हुआ, अंत में लोग शायद ट्रैक बदलना ही पड़ गया। वो ट्रैक बिछाते थे, शाम होते होते ट्रैक आके सट जाती थी। अच्छा। वो वीडियो है मेरे पास, हमने उसको अपने यूट्यूब में भी डाला कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो कुछ तो है, वहां भी लोग आए, लेकिन वो इतना इंटीरियर में था जंगल में कि बहुत साइंटिस्ट पहुंच नहीं पाए। अच्छा। और लोग बाद में रेलवे वालों ने शायद वो अलग से ट्रैक बिछाया होगा रांची टू हजारीबाग, लेकिन वो वहां ट्रैक कितना भी रेलवे ट्रैक बिछाया, अब सोचिए इतना बड़ा ट्रैक नट बोल्ट से कसने के बाद दोनों आके सट रहा है, ऐंठ के। लोग लोहा लगाया, बांस लगाया रोकने के लिए, सब टूट जाता था। लोग बाद में पूजा करने लगे। तो इसका क्या रहस्य है उस पॉकेट में? तो ये बात है कि साइंस का एक अपना लिमिटेशंस होता है। साइंस नीड्स प्रूफ। और साइंस के बारे में कहते हैं कि नदी का रेत का एक कण है, रेत बालू का एक कण है, और हमको समुद्र पार करके जाना है। सो यू आर सेइंग कि साइंस एक बहुत नैरो अप्रोच है जब हम पूरे ब्रह्मांड को देखते हैं तो। अभी शुरुआत है, अभी तो वी हैव माइल्स टू गो बिफोर यू स्लीप। तो अभी तो आपको लाखों किलोमीटर चलना है विज्ञान में। धीरे धीरे हम खोज कर रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, लेकिन कितना समझ पाएंगे? नेचर रोक देगा आगे चल के। आप अपने ब्रेन को तो समझ ही नहीं पाए पावर को। तो आप विज्ञान को कहां तक समझिएगा? अभी बहुत समय है। विज्ञान अभी हम लोग, मैंने समझिए कि माउंट एवरेस्ट के नीचे है और आपको माउंट एवरेस्ट अभी चढ़ना है, तो विज्ञान तो बहुत बड़ा चीज है। अभी वहां तक शुरुआत किए हैं, वैज्ञानिक सोच रख रहे हैं। जैसे तेमाड़ा घाटी का भी हमने वैज्ञानिक, बाकी लोग कहा कि पैरानॉर्मल है, ये है वो है, लेकिन हमने कहा पैरानॉर्मल में घड़ी नहीं बदलेगा, व्हाट्सएप मोबाइल का टाइमिंग नहीं चेंज होगा। ये चेंज हो रहा है, इसका मतलब जो जिन लोगों ने हमको पैनिक कॉल किया था, बच्चों ने, तब हम सीरियस हुए थे और उनको लगा कि किसी और टाइम जोन में चले गए हैं। अच्छा, हाँ, जैसे हॉलीवुड मूवीज में। हाँ, टाइम जोन बदल गया उनका। मैं दूसरे चक्र में चले गए। तो हमने जब अपने मोबाइल देखा तो हम लोग कहा कि पैनिक मत हो, टाइम जोन ठीक है, क्योंकि हमारे में टाइम सही आ रहा है तुम लोग, इसलिए उसका पैनिक मत हो, वहाँ कुछ लोकल ग्लिच है। तो इसलिए वो बाद में हम लोग देख लेंगे क्या प्रॉब्लम आ रहा है। देखने के बाद में गए, और नेचुरली होता कि इसमें इस तरह के चीजों में ना कुछ मीडिया का, कुछ और लोगों का भी सीरियस रोल नहीं आया। हम ओपनली बोलते हैं, क्योंकि आप हर चीज को मजाक में नहीं उड़ा सकते। हाँ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, चुप हो जाइए, या तो फिर शोध कीजिए, और शोध पूरा कीजिए, नहीं तो आधा नहीं। तो एक दो प्रेस वाले गए भी थे वहां पर, और 3-4 घंटा घूम के आगे, कहाँ टाइम नहीं चेंज हुआ। तो आप उतने लोगों को झूठा भी बना रहे हैं। तो अगर आपको वो चीज देखना है तो आप एक हफ्ता रेगुलर जाइए,
सुबह शाम जाइए, तो क्योंकि proper हर वक्त नहीं हो रहा है पत्रकारिता टाइम के जोन लिए। चेंज, हाँ 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 हाँ। वो एक खास समय पर हो रहा है। अच्छा। तभी लोग कहा कि वो टाइम जोन जो है बदल जा रहा है। आप किसी खास करके एक गुफा के अंदर घुस रहे हैं उस वक्त और निकल रहे हैं बाहर, वो टाइम जोन चेंज हो रहा है, वो आपको दिख नहीं रहा है, तो आपको वहां रहना होगा। रिसर्च इसको नहीं कहते हैं कि 2 घंटा घूमे, लोगों से बात किया, प्रेस में चाहे मीडिया में बोल दिए, वैसा नहीं होता है। राइट। हम लोग के फील्ड में, साइंस में, अगर आपको रिसर्च करना है, यहाँ सालों लग जाते हैं रिसर्च करने में, आप 2 घंटा में रिसर्च कर लिए। हम लोग का यही दुर्भाग्य है कि हम लोग चीजों को मजाक में लेते हैं, नहीं लेना चाहिए। राइट। और हम लोग डिपेंडेंट हो गए हैं विदेशों पर कि नासा ने ये कहा तो सही है। हाँ, वेस्ट पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंस, बहुत ज्यादा दुर्भाग्य है। आप अपना शोध क्यों नहीं करते? आप अपना जनरेट कीजिए। जैसे आजकल आ रहा कि माने मेड इन इंडिया होना चाहिए, आप कीजिए। आपके पास ब्रेन की कमी है क्या? तो शोध तो इंडिया में बहुत कम होता है, इसलिए हम लोग, नहीं, शोध होता है, ऐसे बात नहीं है, शोध अच्छा खासा होता है, लेकिन हम लोग डिपेंडेंट है वहां भी वेस्टर्न कंट्रीज में। तो वो जो काम किया उसी को हम लोग कॉपी पेस्ट करने लगते हैं। वो मत कीजिए, आप अपना शोध कीजिए। तो जियोलॉजी में अब ऐसा कौन सी चीजें हैं अभी भी जिसमें शोध होना बाकी है या उसमें खोज होना बाकी है और होना चाहिए? जियोलॉजी का मतलब नॉट ओनली क्रस्ट कोर होता है, कोर से लेकर यूनिवर्स तक, ब्रह्मांड तक जियोलॉजी पढ़ाते हैं हम लोग। ठीक है, यूनिवर्स की उत्पत्ति से लेकर सब, अभी भी उत्पत्ति की बात चल रही है कि ब्रह्मांड कैसे बना, इस अभी भी शोध चल रहा है, तभी तो खोज बाकी है। धरती 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, उसका एविडेंस जिरकन से मिला, ऑस्ट्रेलिया जो मिला, जिरकन का हम लोग डेटिंग किए तो मिला 4. उससे पुराना भी तो हो सकता है। हाँ, कुछ और मिल सकता है, कुछ और आगे मिलेगा। हाँ। तो अभी तो ये अनवरत इस पर शोध चलेगा। साइंस में हर कोई चीज का फाइनल नहीं होता है जी, वो हर दिन बदलता है। नया थ्योरी आएगा, पुरानी थ्योरी गई। जैसे पहले हम लोग पढ़ाते थे प्लेट टेक्टोनिक्स, धरती का मूवमेंट में, अब आ गया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। सॉरी, पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट था, अब प्लेट टेक्टोनिक्स आ गया। तो अब ये कंसेप्ट हमारा बदलते रहता है, फिर कल के कुछ और कंसेप्ट आ जाएगा। तो इसमें तो अनवरत शोध चल रहा है। तो बच्चों के लिए क्या स्कोप है, क्योंकि जो हमारा पॉडकास्ट है वो बच्चों के लिए भी है, बिल्कुल, और इसीलिए हम इतना ज्यादा बात कर रहे हैं। तो बच्चों के लिए जियोलॉजी में क्या स्कोप है? देखिए, स्कोप तो अभी फिलहाल नहीं है, बंद पड़ा हुआ है। और क्योंकि बहुत सारे जो केवल इसमें माइनिंग पर खाली काम हो रहा है, तो इसमें जियोलॉजी पढ़ के आप स्कोप में आ सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। और नेचुरली धरती के बारे में हर कोई जानना चाहता है, पृथ्वी के बारे में। अगर आपका पानी सूख गया तो जियोलॉजिस्ट को बुलाया जाता है कि पानी खोजिए। ऐसा आजकल दूसरे लोग भी आते हैं छड़ी से पानी खोजने। हाँ, तो वो अलग विद्या है। हाँ, मैं उसको क्वेश्चनिंग नहीं करता, वो अलग विद्या है। हाँ, वो अलग है। तो हम लोग जियोलॉजिकली भी खोजते हैं। उसमें हम लोग एक सब्जेक्ट हम लोग का बायो जियो केमिस्ट्री, वो पेड़ पौधों की बनावट से हम लोग पानी खोजते हैं। ओके। और आपको भी बता दें, आपके लोगों के लिए भी बता दें कि बहुत कम लोग जानते हैं कि जहां भी दीमक का टीला होगा वहां पानी होगा। अच्छा। क्योंकि दीमक के टीला को मॉइस्चर चाहिए। तो कहां से लेगा? हाँ, नीचे से। इसलिए हम लोग दीमक के टीला को पहले बहुत कहते थे ना कि वो खजाना को छुपा के रखा, इसमें खजाना होगा, सांप उसका, बहुत सारी कहानी चलती थी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं हम लोग की सारी कहानियां जो जुड़ी रहती थी ना, वो चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए, चाहे चीजों को इंपॉर्टेंस देने के लिए, कि भाई दिमाग का टीला है, इससे दूर रहो, सांप होगा इसके अंदर, क्योंकि सांप को भी नमी चाहिए। दिमाग के हमने कैमरा डाल के देखा, दिमाग के टीला में क्या ब्यूटीफुल कॉम्प्लेक्स है अंदर में, क्या मॉल वाले आजकल बनाएंगे आर्किटेक्ट। देखिए दिमाग का टीला का भीतर का कंस्ट्रक्शन, हाथ डाल के देखिए, डर नहीं लगे, गर्मियों में ठंडा लगेगा। आप जैसा मट्टी के घर देखते हैं गांव में, अब तो साउथ में देख रहे हैं नया कंसेप्ट आ रहा है मट्टी के घर बनाने का। आपको एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बनाए, फ्रिज भी उसी में बना रहे हैं। खाली मेंटेनेंस थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है कि मट्टी को हमेशा गीला रहना चाहिए, तभी तो ठंडा करेगा अंदर। तो अब चलो आ रहे हैं वापस उसी कंसेप्ट पर। आप रांची में ही देख लीजिए कि जियोलॉजिकल इतना बढ़िया है कि बगल में आप ही के वॉकिंग डिस्टेंस से 2 किलोमीटर दूर में रांची पहाड़ी है। पहाड़ी बाबा कहते हैं ना, ये हिमालय से भी पुराना है। Are you serious? Yes, it is a khondalite garnetiferous graphite sillimanite cyst। और बगल में टैगोर हिल है, दोनों 2 पहाड़ है। ये अब कराची पहाड़ी हिमालय से भी करोड़ों साल पुराना है। यहाँ पहले जो देश आजाद नहीं हुआ था तो यहाँ से ब्रिटेन से अमेरिका से लोग आके इस पर रिसर्च करते थे। खोंडालाइट, ये नाम आया, जाति है उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में। ऐसे खोंडालाइट चट्टान से सूर्य मंदिर बना कोणार्क का, जो अब अपरदित हो रहा है। तो ये पहाड़ को भी हम लोगों ने कहा था कि इसको हेरिटेज घोषित कीजिए, ये फॉसिलाइज्ड हो चुका है,
मट्टी इसकी दरक रही है, इसको बचा लीजिए। तो क्या कर रही है सरकार? ओके। तो अब सवाल उठता है कि आप इतने कीमती चीज को, पहाड़ तो एक साक्षात हमारा इतिहास है भाई, जी जी। रांची का, आप उसको बर्बाद कर रहे हैं। उसको प्रोटेक्ट कीजिए। जितने सारे पहाड़ हैं, पहाड़ में एक एक चीज का रॉक्स को हम लोग देख के बताते हैं कि यहाँ कब भूकंप आया था, कैसे आया होगा, क्या क्या हुआ होगा, सारा छाप वहां पर है, पहाड़ों में, चट्टानों में। और सबसे बड़ा चीज है कि हमारे विश्वविद्यालय में, रांची विश्वविद्यालय से मैं हूँ, तो है बहुत बड़े 8-9 साल पहले हुआ था कॉन्फ्रेंस, जिसमें सारे साइंटिस्ट जुटे थे, और हम लोग सबको गए थे, ले गए थे घुमाने, ये आपका जो रॉक गार्डन है, पहाड़ जो है काके डैम का। तो वहाँ आपके BHU से भी थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के भी जियोलॉजिस्ट लोग थे। तो एक ने हमको बुलाया, नीतीश इधर जाओ यार, यहाँ इस चट्टान को देखकर देखो, 2 पेपर हम लोग का तैयार हो गया, रिसर्च पेपर। हम बोले क्या देखे आप लोग भाई? बोले कि माइक्रो फोल्डिंग, छोटा छोटा फोल्डिंग, घुमावदार चट्टान सब में। अच्छा। भूकंप का एविडेंस साफ है, इसमें 2 पेपर तैयार हो जाएगा। और उसी में एक थे JNU के हेड जियोकेमिस्ट्री के, तो वो वहाँ चिनिया बादाम खा रहे थे रॉक गार्डन में, उनको बड़ा अच्छा लग रहा था। और चिनिया बादाम का जो खोली था ना, वो लाल था, छिलका। हमको बुलाया, जरा बहुत कुछ सीखते हैं भाई उन लोग से। अब पूछो कि ये लाल क्यों है? उसका चिनिया बादाम का जो छिलका था ना अंदर में, लाल था, पपड़ी। हम भी चुप, क्योंकि उस वक्त हम भी नहीं जान रहे थे। तो हमसे पूछ क्या चिनिया बादाम कहाँ से लाया है? तो हम कहे कहाँ से लाए हो? तो बोला सर गुमला का है। तो हमने ये गुमला का है, तो यहाँ का मिट्टी कौन सा है? हमने रेड सॉइल है, ये कोटिंग में लाल है, आयरन कंटेंट ज्यादा है। देखिए जियोलॉजी एग्रीकल्चर में भी है। और यहाँ ये हो रहा है कि अभी हम सॉइल का हेल्थ एनालिसिस करवाते हैं बिरसा एग्रीकल्चर से। यहाँ देखा जाता है कि यहाँ सॉइल में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत कम है, जो रॉक से आता है। यहाँ कैल्शियम डिफिशियंसी जोन है, तो कैल्शियम डलवाते हैं, चूना वगैरह, गोबर भी देते हैं कि बने। तो जियोलॉजी यहाँ भी है। हाँ, तो क्योंकि आपको एग्री के लिए अच्छी मिट्टी चाहिए। मिट्टी कहाँ से आएगा? मिट्टी की क्वालिटी, हेल्थ, क्या क्या चीज उसमें, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आ रहा है, वो भी बताना है हमको। जियोलॉजी में सबसे इंटरेस्टिंग है, बाद में बोलेंगे, जैसे गंडक नदी है बिहार में, और एक बूढ़ी गंडक है। अच्छा। ये 2 नाम क्यों है? क्यों? क्योंकि ओरिजिनल गंडक था, किसी कारण से गंडक हिमालय से निकली, सोमेश्वर पर्वत से पहुंची नीचे, किसी कारण से भूकंप आया होगा, नदी का बहाव रुक गया। अच्छा। तो हुआ, कुछ समय तक रुका रहा, फिर बहाव एक रास्ता खोल के नदी निकल चली, वो डाइवर्ट हो गई, तो गंडक बनी, और जो पुरानी थी उसको भी रास्ता मिल गया। अच्छा, तो पुरानी और बूढ़ी गंडक और गंडक, बूढ़ी गंडक। हाँ। दूसरा क्या है कि गंडक मुजफ्फरपुर, वहाँ सबसे बढ़िया होता है लीची। अच्छा। मुजफ्फरपुर का लीची, हाजीपुर का केला, ये सब जो प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि वहाँ चूना पानी आता है, गंडक जो सोमेश्वर पर्वत में लाइमस्टोन का डिपो वहां से आता है, कैल्शियम डिपॉजिट करता है, इससे लीची वगैरह सब बढ़िया। तो वहां भी जियोलॉजी है, हर जगह जियोलॉजी। जियोलॉजी एक इंग्लिश वर्ड हो गया। अगर देखा जाए तो पर्यावरण, पृथ्वी, सृष्टि, चट्टान, सब कुछ है। चाहे श्री कृष्ण का गोवर्धन पर्वत उठाना हो, हमारा एग्जिस्टेंस जियोलॉजी है। आप वो अगर ठीक है, बैलेंस है, तो हम लोग भी बैलेंस्ड है। हाँ, तो बैलेंस के बात पे हम बस ये आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे कि जब इतने फ्लैश फ्लड्स, क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, एनवायरमेंटल इतना डिग्रेडेशन हो रहा है, आप देख रहे उत्तराखंड के पहाड़ धस रहे हैं, लोग मर जा रहे हैं, बैलेंस कहाँ से लाए और क्या आखिर समझना है हमें? देखिए, आपको छोटा सा उदाहरण देते हैं। लॉकडाउन जब हुआ था 1 महीना, तो नेचर बता दिया कि उसको क्या चाहिए। गर्मी नहीं पड़ी, बारिश हो रही थी, जो लोग अस्थमा का इनहेलर लेते थे नहीं ले रहे हैं, गंगा साफ हो गई, यमुना साफ हो गई, हिमालय दिखने लगा, जानवर दिखने लगे, जानवर तरह तरह के दिखे, चिड़िया तरह तरह की दिख रही है। हम तो मजाक किए कि भाई हरिद्वार वगैरह में जो जानवर शहर में घुस रहे हैं, वो भी डरे हुए कि आदमी गया कहाँ। तो हमने कहा कि भाई आदमी अंदर था तो प्रकृति खुश थी। कोई गाड़ी नहीं चल रहा है, एकदम फ्री, AC नहीं चल रहा है घर में, तो नेचर तो यमुना भी साफ हो गई, दिल्ली साफ होता है, यमुना साफ हो गई, गंगा साफ हो गई, नीचे का दिखने लगा। तो हमने उस पर कहा कि नेचर ने बता दिया कि इसको क्या चाहिए। तो जो बैलेंस की आप बात कर रहे हैं, तो आप जहाँ भी उत्तराखंड में, तो बैलेंस डिस्टर्ब किसने किया है? इंसान ने। हमने ब्लास्टिंग करके, रोड बना के, घर बना के, डिफॉरेस्टेशन करके आप कर रहे हैं। तो नेचुरली क्या आप एनर्जी तो आप ही लॉस बर्बाद की है, बैलेंस तो आप ही बर्बाद की है, तो भोगेगा कौन? आप ही को भोगना है, जानवर नहीं भोगेगा। जानवर तो निकल जाता है, उसको पता रहता है। उतना बड़ा सुनामी और भूकंप आया है इंडोनेशिया में और अंडमान,
उस इंडोनेशिया और उस सुनामी में कोई जानवर नहीं मरा, वही जानवर मरा जो बंधा हुआ था। हाँ, तो सबको, नेचर जान सबको नहीं। बचाता है, जो कमजोर है नेचर उसका प्रोटेक्ट करता है। हम तो लोग एक, कमजोर हाँ, है। नेचर उसको प्रोटेक्ट करेगा जो कमजोर है। अच्छा। और दूसरा क्या है कि एक चीज आपको ये भी बता दें कि डायनासोर जो लास्ट हमारा महाविनाश हुआ, दैट वाज डायनासोर। डायनासोर क्यों महाविनाश हुआ? जब डायनासोर धरती पर रूल करने लगा ना, तो सारे जीव जंतु सबको खा रहा था वो। दूसरे छोटे छोटे जीव जंतुओं के लिए जगह नहीं मिल रहा था, तो पृथ्वी ने उसको हटाया। डायनासोर हटा, मनुष्य आया। We are the next dinosaur नेक्स्ट डायनासोर, स्मॉल डायनासोर आ गया, लेकिन ताकत उससे भी with ज्यादा। the brain, disastrous brain. डिजास्टर्स ब्रेन आया डायनासोर, मैंने आदमी आया, तभी फूल वाले पेड़ वगैरह भी आने लगे। डायनासोर के समय नहीं था। हाँ। तो आप देखिएगा, हम लोग जो डेटिंग करते हैं, सब जो होता है हम लोग का, तो उसमें हम लोग पता करते हैं कि भाई डायनासोर के बाद ही सारे चीज आए। अगर आप एक ड्रैगन फ्लाई को देख रहे हैं, एक गोरैया को देख रहे हैं, तो समझ लिया आपसे भी बुजुर्ग है लोग, ये सब उस समय का है जब आप नहीं थे धरती पे। जब नहीं थे ये लोग तब था। मच्छर भी उस वक्त था, कॉकरोच। मुझे लगता है पर्सनली कि इस धरती पे अगर कोई लाइफ फॉर्म है तो उसका एक पर्पस है। बिल्कुल। और ये कहीं ना कहीं लोग नहीं समझते हैं, बट अगर वो एग्जिस्टेंस में है तो उसका कोई ना कोई पर्पस होगा ही। बिल्कुल है। कोई एग्जिस्टेंस हम इंसान नहीं समझ पाते। जैसे आपने बोला कि कुत्ता भी बैठा हुआ, माइग्रेटरी बर्ड भी बैठा हुआ है, तो वो समझ जाते हैं नेचर में। बट इंसान को एग्जिस्टेंस बहुत सिंपल है, लेकिन वो नहीं समझ पाता है। बिल्कुल नहीं समझ तो अगर यूथ की बात करें तो हम इतना एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हमारे पृथ्वी से, हम वापस कैसे देंगे? जो रिप्लेनिश की हम बात करते हैं, देखिए, पृथ्वी को वापस देने में हम बस इतना कर सकते हैं कि जो अभी उत्पाद कर रहे हैं उसमें थोड़ा ब्रेक लगाएं, धरती अपने को रिकवर कर सर। तो लेगी। उत्पाद तो पॉलिसी लेवल पे सरकारें भी कर रही हैं। करना ही पड़ेगा, धरती अपने को ठीक कर लेगी। पृथ्वी का इतना ताकत है। आप छोड़ दे, आप अपने घर को आप केवल 1 साल छोड़ दीजिए, लौट के आइए। कहीं से पीपल, कहीं से ये, कहीं से आपका काई, कहीं से सब कबूतर घर बनाए हुए, चिड़िया घर बनाए हुए, कुत्ता बैठा हुआ बरामदे, सब आपके घर को एक्वायर कर लिया, ठीक है, बिना कागज पत्री के। तो जो जमीन है, हम लोग कहते हैं ना, पानी, नदी, पोल्यूशन बहुत हो रहा है, नदी को छोड़ दो, नदी अपने को साफ कर लेगी, नेचर साफ कर लेगा अपने को। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आप छोड़ दो। आप किसी एरिया में जंगल लगाना है, उस एरिया को आप छोड़ दो, जंगल अपने आप होगा। हाँ, जाके उसमें कुछ एक्स्ट्रा करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। और आपको एक चीज बता देते हैं कि जंगल लगाने की औकात, ताकत, एनर्जी किसी मनुष्य के पास नहीं है। जंगल वो नहीं लगाता है, वो पेड़ लगाता है, जंगल अपने आप होता है। राइट। हाँ, जंगल आप कैसे लगा सकते हैं? कोई कहता है हम जंगल लगाए, आप गलत बोलता है। आप पेड़ लगाए। जंगल का मतलब होता है हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। आप घास, झाड़ी, छोटे छोटे पौधे, बहुत चीज आप सब बैठ के लगाए हैं। आप सिर्फ पेड़ लगाएं, बाकी वो इकोसिस्टम अपने आप बना लेता है। वो अपने बना लेगा वो। आप पेड़ भी मत लगाइए ना, आप जगह ही छोड़ दीजिए, आप वहां इंटरफेरेंस मत कीजिए, जंगल अपने आप हो जाएगा। क्योंकि इंसान जाता है तो गंदा ही करता है। अब आप देखिएगा, बहुत जगह हरियाली है, एक आप देखे साफ देखेगा, आपको लगेगा बीच में कुछ छूटा हुआ है, खालीपन है, पक्का लोग वहां से आना जाना करते हैं, रास्ता बनता है, बन गया रास्ता। आप छोड़ दीजिए, रास्ता गायब हो जाएगा। तो जानवर इस चीज को समझता है। देखिए, आजकल जो हम लोग का कन्फ्लिक्ट होता है हाथियों के साथ, बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू चल, झारखंड ऑल ओवर वर्ल्ड चल रहा है, अफ्रीका से लेकर सब जगह। अफ्रीका से कुछ लोगों से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा था कि हम लोग वहां पर लाल मिर्ची का धुआं करते हैं, क्योंकि लाल मिर्ची का धुआं सरकता है, तो हाथी सूंघेगा तो भागेगा। तो वो लोग कहाँ करते हैं। झारखंड में भी क्या हो रहा है कि आप हाथियों के जो कॉरिडोर है उसमें आप इंटर कर गए। हाथी एक बार जाता है, जब लौटता है तो अपना रास्ता खोजता है, और वहां दिख रहा मकान तो तोड़ेगा, उसको भूख लगती है। वो तो हमारे जैसा केवल 4 रोटी तो नहीं खाएगा, तो उसी घर को तोड़ता है जहां अनाज रहता है। ये लोग नहीं मतलब मैं आपसे बात करके मुझे इतनी खुशी हो रही है, ये लोग नहीं समझते हैं। उसने बोला, वो कहते हैं कि कॉम्पनसेशन, हाथी ने घर तोड़ दिया, इतने लोगों की मौत हो रही है। मैं कहती हूँ आप उसके घर में घुसे हो, आप घुसे हैं, वो नहीं घुस रहा है, वो नहीं घुसा है, वो आप घुस के उसके रास्ता को रोके हो। जैसे आप लोग कहता ना कि केदारनाथ में जो त्रासदी हुआ था, तो उस नदी में 100-150 साल से बाढ़ नहीं आया था। लोग रिसोर्ट बना लिए, 5 स्टार होटल टाइप बना लिए, लोग हनीमून पे जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा जहां होता था पहले। आ गई बाढ़। जिस नदी में एक बार भी बाढ़ आई हो, उस नदी में दोबारा आएगी। हो सकता है कोई 10 साल में आए, कोई 100 साल में आएगी, तो जरूर नदी तो अपना रास्ता खोजेगी।
इसलिए रांची शहर जहाँ भी आप देखिएगा ना, इतना जो वाटर लॉगिंग क्यों होता है, क्योंकि नदी के रास्ते आप घर बना लिए, पानी के फ्लो के रास्ते, तो पानी तो आएगा, उसको तो रेड लाइट ग्रीन लाइट सिग्नल तो नहीं मिल रहा है। क्या आप उसको नहीं बता रहे भाई साहब, पानी आप अपना रास्ता खोजता ही है, खोजेगा, आज नहीं खोजेगा तो आपको तोड़ेगा वो क्या समझ ले कि आपका कानून को मानेगा वो, कि भाई साहब बाजू से निकल जाओ। नहीं, नेचर का अपना कानून होता है। हाँ, नेचर का अपना कानून, आपको कोई कानून नहीं चलेगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जहां भी प्लानिंग करो, घर बनाओ, सिस्टम से बनाओ, वाटर फ्लो को ध्यान दो, पानी को पहले बहने का रास्ता दो। वो पहले आया है धरती पे, राइट, उसका हक पहले है, और हम आए हैं बाद में, लास्ट में, हमारे बाद अब कोई नहीं आने जा रहा है। हाँ, मनुष्य सबसे लास्ट में आया है। हाँ, 10 लाख साल ये तो खत्म हो जाएगा, जानवर तो जो पूरे पर्सपेक्टिव में बहुत एक छोटी सी मे बी वो टाइम फेज है जिसमें इंसान रूल कर रहा है, बस थोड़ा, अभी तो हल्का आया, हाँ थोड़ा सा आया है, कब तक रूल करेगा नहीं पता, ये भी गायब हो जाएगा। फिर धरती कुछ और नया जीव को लाएगी, प्रकृति कुछ और नया जीव को लाएगी जो धरती के लिए फायदेमंद हो। तो हमने बार बार कहता है कि हम लोग कहते हैं कि भाई आप अपना काम करते चलो, जो काम कर रहे हो अच्छा से, गलत काम करोगे तो गलत ही नतीजा आपको मिलेगा। तो नेचर में आप कहीं भी देख लीजिए, जो भी बहुत सारे जैसे जंगलों को काटते हैं या बनाते हैं, उनका घर आप जाकर देख लीजिए, दे आर नेवर हैप्पी। क्योंकि आप पेड़ को तो काट रहे हैं। हम लोग बहुत पुराने जमाने में आपको हम बोल देते हैं कहानी, हम लोग के फादर डांटते थे, चाहे गांव वाले कभी गए घर में, तो जैसे क्या होता, अब ना मोबाइल आ गया है, हम लोग फोन कर दिए आ रहे हैं, उस वक्त सब कुछ तो था नहीं। तो हम जैसे गांव में गए, किसी घर के सामने गए, किसी दोस्त को बुलाना, जोर से उसका नाम लेके चिल्लाते थे रात को, बाहर आओ, तो वो भी कहता आ रहे हैं जोर से। तब तक घर के बूढ़ा बुजुर्ग निकलते थे, धीरे बोलो, जोर से नहीं बोलना है। तो हम लोग पूछते थे, वही क्यूरियोसिटी, भाई क्यों नहीं बोलना है, करौरुआ पक्षी आ जाएगा। अब व्हाट इज दिस करौरुआ पक्षी, उसकी आज भी हमें तलाश है। तो करौरुआ पक्षी के बारे में कहा जाता था कि अगर आप किसी का नाम रात को लेकर सन्नाटे में चिल्लाते हो ना, तो वो करौरुआ पक्षी उसका नाम को रट लेता है, और अगले दिन रटता रहता है जिस तब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए। पागल करके। तो रात को किसी का नाम लेके नहीं चिल्लाना चाहिए। कारण ये नहीं था, कारण ये था कि रात का प्रहर पशु पक्षियों का होता है, वो सोने जाते हैं, डिस्टर्बिंग, उनको डिस्टर्ब आप मत कीजिए। तो डराया जाता था, कहानी सुना के। हमारे कल्चर में सब चीज का कारण कहानी था, लोग सुनाते थे रात के समय में। जैसे कभी कभी जैसे हम लोग, आप देखिएगा कि पूजा के बाद आरती लेते तो उसके बाद ही नाश्ता करते थे। आरती में कपूर होता है, हम लोग लेते हैं। आपका हाथ सैनिटाइज हो गया कपूर से, सैनिटाइजर। तो भोजन करने के पहले हम लोग आरती करते थे, कितना बढ़िया सैनिटाइजर था। तीसरा आप ये देख लीजिए, आज भी जब ग्रहण लगता है तो हम लोग पानी में तुलसी का पत्ता डालते हैं। पहले जमाने में भी जो राजा महाराजाओं का भोग लगता था ना, जब खाना बन जाता सब में तुलसी का पत्ता डाला जाता था। कारण क्या था कि अगर खाने में कुछ अशुद्धि होगा, चाहे जहर, तुलसी के पत्ता जो है मुरझा जाएगी। अच्छा, तो आपको पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। इसलिए रेडिएशन भी पानी में आएगा ग्रहण के चलते, तो तुलसी के पत्ता जो है मुरझा जाएगी। मतलब उस पानी का इस्तेमाल मत कीजिए। ये सब चीज था। तो आप एक लास्ट मैसेज जो देना चाहेंगे इस पॉडकास्ट से, वो क्या होगा फॉर क्लाइमेट चेंज, फॉर जियोलॉजी, फॉर द प्लैनेट अर्थ? आप अपने प्रकृति, चारों तरफ अगल बगल की प्रकृति हो, चाहे जो भी हो, नेचर हो, कोई भी चीज हो जो नेचुरल हो, उससे प्यार कीजिए, उसको रिस्पेक्ट दीजिए, उससे बात कीजिए, वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा। क्योंकि पता नहीं क्या है, क्योंकि जब हम जंगल जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, जब हम फोटोग्राफी करते हैं तो लोग कहते हैं भाई ये फोटो आपको कैसे मिल गई। हम लोग इतना जाते हैं वो दिखता नहीं है। तो हमने कहा कि इसलिए नहीं मिली कि हम जाते हैं तो एक हमारा संप्रेषण जाता है पेड़ के साथ, और जब फोटो आता है तो वो दिखता है। क्योंकि हम दिल से फोटो लेते हैं, दिमाग से नहीं। कनेक्शन तो जंगल अपने आप बताता है। तो हम वही सबसे कहना चाहेंगे कि आप अपने सराउंडिंग से, नेचर से, प्रकृति से प्यार कीजिए, उससे बात कीजिए, वार्तालाप कीजिए, पेड़ से भी कीजिए। जगदीश चंद्र बसु ने बता दिया कि पेड़ में लाइफ है। आप उनसे बात कीजिए, और उनसे बात कीजिएगा तो आपका मन भी खुश रहेगा, नेचर भी खुश रहेगा। अगर नेचर स्वस्थ रहेगा तो आप स्वस्थ रहिएगा। इसलिए चाहे भगवान से मनाइए, आप भी सोचिए कि प्रकृति स्वस्थ रहे, आप उसके लिए प्रयास कीजिए। वो स्वस्थ रहेगा तो आप भी स्वस्थ रहिएगा, कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बात है, बहुत सही से, बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि और भी सीरीज हम करने वाले हैं, और मुझे लगता है, मेरा मन तो शांत नहीं हुआ है कि मुझे लगता है कि और भी बातें हो सकती हैं। लेकिन अभी के लिए इतना ही, और बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।